हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो देखो दोस्तों, अभी तक मैंने वहां पे आप सभी लोगों का 12th स्टैंडर्ड का जो इकोनॉमिक्स है उसके लगभग पहला चैप्टर, सेकंड चैप्टर, 3 एंड 3B ऐसे लगभग मैंने आप सभी लोगों के 4 जो चैप्टर है वो मैंने वहां पे आपके कंप्लीट कर दिए। आई होप बच्चों आप सभी लोगों ने वो मेरे जितने भी चैप्टर्स है वो सारे चैप्टर्स के वीडियो वहां पे पक्का देख लिया होगा और आपको मैंने जितना भी वहां पे पढ़ा है उससे आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, सो देखो अभी आज का जो भी है मेरा लेक्चर है दोस्तों, इस लेक्चर से यहाँ पे मैं आप सभी लोगों का जो नेक्स्ट वाला चैप्टर है जिसका नाम है दोस्तों आपका सप्लाई एनालिसिस। ठीक है, तो ये वाला जो चैप्टर है बेटा वहां पे मैं क्या करने जा रहा हूँ बोले यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो देखो यार, ये जो अपना सप्लाई एनालिसिस वाला चैप्टर है ना दोस्तों, वो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसका जो वेटेज है ना वो है आपका 7 मार्क्स से लेके 10 मार्क्स का। ठीक है, मतलब आपकी बोर्ड के एग्जामिनेशन के अंदर ये चैप्टर में से वहां पे आपको 7 मार्क्स से लेके 10 मार्क्स तक के वहां पे क्या होंगे बोलो क्वेश्चन आएंगे। ओके, समझ में आया? तो प्लीज ये चैप्टर को वहां पे आप अच्छे तरीके से वहां पे क्या करो, समझ के लेने की कोशिश करो। ठीक है, अभी देखो यार दोस्तों, तो आज का जो भी ये लेक्चर है ना, तो इसके अंदर वहां पे अपन क्या करेंगे पता है क्या? सबसे पहले हम लोग ये जो सप्लाई एनालिसिस है उसका थोड़ा सा ये जो अपना इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उसके बारे में यहाँ पे अपन जान लेंगे। उसके बाद साथ साथ में यहाँ पे देखो ये चैप्टर के अंदर है ना 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसमें से पहला वाला आपका कॉन्सेप्ट है यहाँ पे टोटल आउटपुट क्या होता है वो, सेकेंड होता है स्टॉक क्या होता है और तीसरा होता है सप्लाई क्या होता है। ठीक है, तो ये जो तीनों कॉन्सेप्ट है ना बेटा, मैं आप सभी लोगों को क्या करूंगा ये वीडियो के अंदर वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो अभी इतना याद रखना दोस्तों कि सप्लाई एनालिसिस के अंदर है ना वहां पे हमको जो भी स्टडी करना है बरोबर, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, जो भी आपका प्रोड्यूसर होता है ना, जो भी कौन होता है मुझे यहाँ पे बोलो, प्रोड्यूसर होता है ना, तो यहाँ पे हमको प्रोड्यूसर के बिहेवियर के बारे में स्टडी करना है। किसके बारे में स्टडी करना है? यहाँ पे मुझे बोलो प्रोड्यूसर के बिहेवियर के बारे में यहाँ पे मुझे स्टडी करना है। ठीक है, इतना याद रहेगा क्या मुझे बोलो, राइट? अभी देखो उन्होंने क्या दिया, ध्यान देना। तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे हमको दिया है द स्टडी ऑफ सप्लाई इज एन इंपॉर्टेंट एज स्टडी ऑफ डिमांड। ठीक है, अब ये क्यों समझ लो। देखो दोस्तों, ऑब्वियस है यार कि मुझे एक बात बोलो, जब तक वहां पे कोई भी प्रोड्यूसर ये किसी भी चीजों को अगर मैन्युफैक्चर नहीं करेगा, अगर वो वहां पे वो मैन्युफैक्चर की हुई चीजें अगर वो बेचेगा नहीं, तो क्या तब तक वहां पे लोगों की डिमांड फुलफिल होंगी क्या बोलो? नहीं होगी। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे हमको क्या करना है पता है क्या? ये चैप्टर पढ़ना है। समझ में आया क्या? तो देखो उन्होंने क्या दिया है, सप्लाई इज अ फंडामेंटल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट दैट डिस्क्राइब टोटल अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक गुड और सर्विस दैट इज अवेलेबल विद द सेलर। ठीक है, अभी देखो पहली बात इतना याद रखना दोस्तों, सप्लाई मतलब क्या होता है? लोगों तक उसने जो भी वहां पे, जैसे जो भी प्रोड्यूसर है तो उसने वहां पे जो भी गुड्स का प्रोडक्शन किया है या उसने वहां पे जो भी सर्विसेज बनाई हुई है, तो ये सारी चीजों को वहां पे क्या करना बोलो, लोगों तक पहुंचाना, लोगों को वहां पे प्रोवाइड करना, उसको अपन क्या बोलते बोले यहाँ पे सप्लाई बोलते। ठीक है, इतना याद रहेगा क्या मुझे बोलो? ओके, तो हमेशा याद रखना दोस्तों कि कोई भी सेलर ये लोगों को गुड्स कब दे पाएगा बताओ? कि जब उसके पास वो गुड्स वहां पे अवेलेबल हो। ठीक है ना, तो इसलिए वहां पे हमको क्या करना है दोस्तों, आगे जाके वहां पे हमको कुछ टर्म्स वहां पे पढ़ने। अभी देखो उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विस अवेलेबल फॉर सेल एट द स्पेसिफाइड प्राइस इज नोन एज सप्लाई। मतलब क्या समझो, देखो दोस्तों फॉर एग्जांपल है ना, मान लो मेरा ये जो बॉटल है ना, इसका मैन्युफैक्चरिंग का मान लो मेरा वहां पे क्या है बोलो, बिजनेस, इसका मैं वहां पे मैन्युफैक्चरिंग करके लोगों को बेचता हूँ। ठीक है, अभी टोटल मिला के मान लो मेरे पास है ना ऐसे 10,000 बॉटल्स है। कितने बॉटल्स है मुझे यहाँ पे बोलो? टोटल मिला के मेरे पास 10,000 ऐसे बॉटल्स है। ठीक है, तो अभी हमेशा याद रखना दोस्तों कि ये 10,000 बॉटल में कौन से प्राइस पे लोगों को बेचने के लिए तैयार हूं, तो वो वाले कॉन्सेप्ट को वहां पे अपन क्या बोलते बोलो, सप्लाई बोलते। समझा क्या? हमेशा याद रखना, सप्लाई मतलब कोई भी जो सेलर है तो उसके पास वहां पे जो भी गुड्स है या जो भी सर्विसेज है, तो वो गुड्स या सर्विसेज को वो वहां पे लोगों को कितने प्राइस पे कितने क्वांटिटी बेचने के लिए तैयार है, तो वो वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको अपन वहां पे क्या बोलते बोलो, सप्लाई बोलते। ठीक है, अभी ध्यान दो। देखो यार दोस्तों, अभी मान लो फॉर एग्जांपल आप क्या हो, एक सप्लायर हो। ठीक है, तो मुझे एक बात आप लोग ये बोलोगे कि आप लोगों को वहां पे कोई भी गुड्स को कब बेचोगे मुझे बताओ? ऑब्वियसली आप लोगों को किसी भी गुड्स को तभी बेचोगे दोस्तों जब आपको वो गुड्स का सामने वाला ज्यादा पैसा दे। समझा कि मैं आपको क्या बोल रहा हूं? तो हमेशा याद रखना दोस्तों कि ये जो सप्लाई है डिमांड के पूरा उल्टा है। डिमांड में कैसे होता था कि वहां पे प्राइस अगर कम हुआ तो अपन वहां पे ज्यादा क्वांटिटी डिमांड करते थे, यस और नो,
बट सप्लाई में वहां पे वैसा है क्या बोलो, नहीं, सप्लाई में पूरा उल्टा होगा। सप्लाई में कैसे होगा, तो सप्लाई में ऐसे होगा कि बाबा अगर वहां पे सेलर को अगर ज्यादा प्राइस मिल रहा है तो वहां पे वो ज्यादा सप्लाई करेगा, अगर कम प्राइस रहेगा तो कम सप्लाई करेगा, ठीक है ना। तो अपन ये बहुत सारी चीजें आगे जाके यहाँ पे क्या करने वाले बोलो, डिस्कस करने वाले, ठीक है। अभी आपको बस इतना याद रखना है दोस्तों कि पहली बात तो सप्लाई एनालिसिस के अंदर यहाँ पे हमको जो भी स्टडी करना है वो हमको यहाँ पे प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना है, और यहाँ पे अपन प्रोड्यूसर के बिहेवियर के बारे में भी समझ के लेंगे, ठीक है। चलो अभी अपन यहाँ पे क्या करते हैं, सुनो, जो भी आपने वो 3 इंपॉर्टेंट टर्म है ना ये चैप्टर के अंदर के, राइट, जिसमें से पहला आपका जो टर्म है वो है आपका टोटल आउटपुट। कौन सा टर्म है यहाँ पे मुझे बोलो, यहाँ पे आपका पहले वाला टर्म है उसको अपन यहाँ पे बोलेंगे टोटल आउटपुट वाला टर्म। दूसरा यहाँ पे टर्म है वो है अपना यहाँ पे स्टॉक वाला टर्म, और तीसरा कौन सा है बोलो, सप्लाई वाला टर्म, ठीक है। तो ये जो तीनों टर्म्स है ना दोस्तों, अपन पहले क्या कर लेंगे, इसको वहां पे देख लेंगे, ठीक है। अभी देखो टोटल आउटपुट मतलब क्या होता है, देखो आउटपुट मतलब सब प्रोड्यूसर ने वहां पे जो भी चीजों का प्रोडक्शन किया हुआ है ना, तो प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन करने के बाद वहां पे जो भी गुड्स उसके पास अवेलेबल रहेंगे, तैयार हो जाएंगे, उसको अपन वहां पे क्या बोलते बोलो, आउटपुट बोलते। उसको अपन वहां पे क्या बोलते, मुझे बोले यहाँ पे आउटपुट बोलते। समझ में आया क्या, राइट। तो देखो उन्होंने यहाँ पे क्या दिया है, आउटपुट इज अ प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, बरोबर है ना यार। अभी मुझे एक बात बोलो कि वहां पे प्रोड्यूसर क्या करेगा बोलो, तो प्रोड्यूसर वहां पे उसके पास जो भी रॉ मटेरियल वगैरह रहेगा तो रॉ मटेरियल का वहां पे यूज करके वो क्या करेगा बोलो, उससे वहां पे फिनिश गुड्स बनाएगा, ठीक है ना। तो प्रोड्यूसर ने रॉ मटेरियल से जो भी फिनिश गुड्स बनाया ना बेटा, उसको अपन वहां पे क्या बोलते बोलो, आउटपुट बोलते। उसको अपन क्या बोलते बताओ, आउटपुट बोलते, ठीक है ना। देखो आगे उन्होंने यहाँ पे क्या दिया है, total output can be defined as sum total of quantity of a commodity produced at a given period of time in the economy। मतलब क्या समझो, देखो दोस्तों फॉर एग्जांपल मान लो मैं कौन हूं बोले, मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, ठीक है। और मान लो वहां पे मैं क्या करता हूं दोस्तों, तो वहां पे मान लो मैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का प्रोडक्शन करता हूं, ठीक है। लेट्स एज्यूम कि वहां पे मैं क्या करता हूं, मान लो मोबाइल का प्रोडक्शन करता हूं, ठीक है। तो अभी देखो साल भर में वहां पे है ना मैंने टोटल मिला के 50 लाख मोबाइल क्या किए बोलो, प्रोड्यूस किए। मैंने कितने मोबाइल बनाए मुझे बताओ, एक जो अपना, देखो हमेशा याद रखना जनरली अपन जो भी वहां पे आउटपुट वगैरह कैलकुलेट करते हैं ना, तो आउटपुट वगैरह अपन वहां पे हमेशा अकाउंटिंग ईयर के अंदर कैलकुलेट करते। कैसे करते हैं यहाँ पे मुझे बोलो, जो भी अपन वहां पे आउटपुट को कैलकुलेट करेंगे वो आउटपुट को अपन जनरली वहां पे अकाउंटिंग ईयर में, मतलब वो अकाउंटिंग ईयर में वहां पे मैंने कितने क्वांटिटी का प्रोडक्शन किया वैसे मैं वहां पे क्या करता हूं बोलो, उसको कैलकुलेट करता हूं। समझ में आया कि मैं आपको क्या बोल रहा, राइट। तो हमेशा याद रखना दोस्तों, कोई भी प्रोड्यूसर ने एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर वहां पे कितने गुड्स या कितने सर्विस, मतलब देखो जनरली जो प्रोडक्शन होता है वो गुड्स का ही होता है, ठीक है। तो उसने वहां पे कितने गुड्स प्रोड्यूस किए उसको अपन वहां पे बोलते हैं टोटल आउटपुट। उसको अपन वहां पे क्या बोलेंगे बोलो, टोटल आउटपुट बोलेंगे, ठीक है। अभी देखो आगे क्या दिया है, प्रोडक्शन लीड्स टू कंजम्पशन। मुझे एक बात बोलो सुनो, जब तक वहां पे कोई भी प्रोड्यूसर ये किसी भी चीज का अगर प्रोडक्शन नहीं करेगा, ओके, तो तब तक क्या वो चीजों का कंजम्पशन कर पाएगा क्या, मुझे बताओ सब लोग। चलो मुझे जल्दी से वहां पे कमेंट सेक्शन में बोलोगे। मुझे एक बात बोलो दोस्तों कि अगर मेरे पास अगर वो चीज ही बनी हुई नहीं है तो क्या आप उसको कंज्यूम कर सकते हो क्या, बोलो नहीं कर सकते हो। तो हमेशा याद रखना जब वहां पे प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करेगा ना, तो उसी के वजह से वहां पे तुम्हारा क्या होगा बोलो, कंजम्पशन होगा। याद रहेगा पक्का, अगर प्रोडक्शन नहीं हुआ तो कंजम्पशन भी हो सकता है क्या बोलो, नहीं हो सकता है, ठीक है ना। देखो उन्होंने क्या दिया है, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इनपुट्स आर कन्वर्टेड इनटू आउटपुट और फाइनल गुड्स, ठीक है। अभी इतना याद रखना मेरे बच्चों, इनपुट्स मतलब क्या है दोस्तों, वहां पे लिख के रखो आप सभी लोग, ठीक है। इनपुट्स का मतलब यहाँ पे अपना होगा रॉ मटेरियल। इनपुट्स का मतलब यहाँ पे क्या होगा बोला, मेरा रॉ मटेरियल होगा, ठीक है ना। आउटपुट मतलब क्या बोलो, फाइनल गुड्स। आउटपुट मतलब क्या, फाइनल गुड्स। समझ में आया क्या, राइट। देखो तो आपको टोटल आउटपुट वाला कंसेप्ट समझा, इतना याद रहेगा मुझे बोलो। टोटल आउटपुट मतलब क्या, कि प्रोड्यूसर ने वहां पे अकाउंटिंग ईयर के अंदर जितने भी गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन करके रखा हुआ है उसको अपन वहां पे बोलते हैं टोटल आउटपुट। क्या बोलते हैं यहाँ पे मुझे बोलो, उसको जल्दी से अपन टोटल आउटपुट बोलते हैं, ठीक है। चलो तो अभी आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो आपका टर्म है वो है स्टॉक। कौन सा है बोलो, स्टॉक। अभी स्टॉक मतलब क्या रे, तो स्टॉक मतलब वहां पे जो भी प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन करके रखा, बरोबर, तो वो प्रोडक्शन करने के बाद वहां पे वो प्रोड्यूसर के पास कितने क्वांटिटी अवेलेबल है बाबा, जो वो वहां पे लोगों को बेचने, मतलब उसके पास वो बेचने के लिए अवेलेबल है,
उसको अपन वहां पे क्या बोलते बोलो, स्टॉक बोलते। क्या बोलते बच्चों, स्टॉक बोलते, ठीक है ना। तो देखो क्या बोल रहा है, स्टॉक इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी अवेलेबल फॉर सेल विद द सेलर एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। और देखो इट इज द सोर्स ऑफ सप्लाई। अभी मुझे एक बात बोलो कि जब तक अगर आपके पास वहां पे किसी भी कोई भी गुड्स अगर आपके पास स्टॉक में अगर अवेलेबल नहीं रहेगा, देखो ना आप बहुत बार वहां पे देखो ऑनलाइन ऑर्डर वगैरह करते हो तो वहां पे आपको देखो आता है आउट ऑफ स्टॉक करके। आउट ऑफ स्टॉक मतलब क्या, कि वो सेलर के पास वो बेचने के लिए है ही नहीं, तो कहां से तुमको देगा। समझ में आया क्या, राइट। तो हमेशा याद रखना दोस्तों कि सामने वाला किसी भी चीजों का जो सप्लाई है वो आपको वहां पे तभी कर सकता है जब उसके पास वो चीजें वहां पे क्या रहेगी बोलो, अवेलेबल रहेगी, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, इट इज द पोटेंशियल सप्लाई, मतलब बिना स्टॉक के वहां पे सप्लाई पॉसिबल है क्या बोलो, नहीं है। आगे देखो, बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन स्टॉक कैन बी इंक्रीज, ठीक है। मतलब क्या, कि अगर उन्होंने वहां पे उनका प्रोडक्शन अगर बढ़ा दिया चीजों का तो वहां पे क्या होगा बोलो, तुम्हारा स्टॉक भी वहां पे बढ़ जाएगा। विदाउट स्टॉक सप्लाई इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। अगर स्टॉक नहीं रहेगा तो सप्लाई कहां से करूंगा मैं। नॉर्मली स्टॉक एक्सीड सप्लाई एंड इट इज फिक्स्ड एंड इनइलास्टिक, ठीक है। हमेशा याद रखना दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होता है कि तुम्हारा सप्लाई है तुम्हारे स्टॉक से ज्यादा हो गया, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप मुझे एक बात बोलो ना, मान लो वहां पे मेरे पास टोटल मिला के 20 मोबाइल है, ठीक है। तो मैं क्या लोगों को 30 मोबाइल दे सकता क्या बोलो, नहीं, क्योंकि मेरे पास है ही कितने बोलो, 20। समझा क्या। तो हमेशा याद रखना दोस्तों कि एक तो तुम्हारा स्टॉक जो है ना वो तुम्हारे सप्लाई के बराबर होगा, या तुम्हारा स्टॉक है सप्लाई से ज्यादा होगा। समझा कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, स्टॉक एक तो सप्लाई से ज्यादा होगा या स्टॉक है सप्लाई के बराबर होगा, बट कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि सप्लाई है स्टॉक से क्या है बोलो, ज्यादा है। बोलो समझा कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, इतना याद रहेगा क्या, राइट। अभी देखो क्या दिया है, इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स, पेरिशेबल मतलब क्या है, जो आप ज्यादा टाइम के लिए नहीं चलेंगे, जैसे देखो वेजिटेबल हो गया, मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं देखो, या जो भी फिश है, मीट वगैरह, वो सारी चीजें, बरोबर ना। स्टॉक में भी इक्वल टू सप्लाई, क्योंकि इसका वहां पे ज्यादा टाइम के लिए अपन रख सकते हैं क्या बोलो, नहीं। लेकिन उसी जगह पे अगर मैं बोलूं कि जो भी ड्यूरेबल गुड्स है, ड्यूरेबल मतलब क्या है, जो लंबे समय तक चलेंगे, जैसे देखो ना फर्नीचर है, गारमेंट्स है, एक्सेट्रा, तो वो केस में वहां पे अगर आप देखोगे तो वो जो शॉपकीपर होता है ना, उसके पास से बहुत सारे क्या होते हैं बोलो, स्टॉक में वो फर्नीचर वगैरह अवेलेबल होता है। तो हमेशा याद रखना, जनरली पेरिशेबल गुड्स ये स्टॉक ज्यादा नहीं करके रखते क्योंकि वो खराब हो जाते हैं, बट जो भी ड्यूरेबल गुड्स है, जो हमको लंबे समय तक वहां पे चल सकते हैं, वैसे गुड्स का वहां पे अपन स्टॉक क्या कर सकते हैं बोलो, करके रख सकते हैं। बोलो आपको समझ में आया क्या, राइट। तो देखो अभी तक अपन ने वहां पे कितने कॉन्सेप्ट्स पढ़े, मुझे बोलो, 2 कॉन्सेप्ट्स। पहला कौन सा पढ़ा, टोटल आउटपुट मतलब क्या, और दूसरा मैंने आपको कौन सा पढ़ा है बोले, यहाँ पे स्टॉक मतलब क्या, ठीक है। अभी तीसरा यहाँ पे अपन देखेंगे दोस्तों सप्लाई, कौन सा देखेंगे बोलो, सप्लाई, ठीक है। अभी ध्यान देना, सुनो मेरी बात। पहली बात इतना हमेशा याद रखना दोस्तों कि ये जो सप्लाई है ना, सप्लाई ये तुम्हारा कैसा टर्म है बोले, एक रिलेटिव टर्म है। सप्लाई कैसा टर्म है मुझे यहाँ पे बताओ दोस्तों, रिलेटिव टर्म है, ठीक है। अभी देखो ये रिलेटिव टर्म क्यों है, क्योंकि सप्लाई हमेशा है ना आपके वो गुड्स के प्राइस या टाइम या क्वांटिटी के साथ वहां पे होता है। अभी कैसे समझ लो, मैंने आपको वहां पे स्टार्टिंग में क्या बोला था कि सप्लाई एनालिसिस में वहां पे अपन किसका स्टडी कर रहे हैं मुझे बताओ, वहां पे अपन प्रोड्यूसर का स्टडी कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं बोलो, प्रोड्यूसर का कर रहे हैं, बरोबर है क्या। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी प्रोड्यूसर है किसी भी चीजों को ज्यादा कब बेचेगा मुझे बताओ, लोगों को, ये लोगों को तब ज्यादा बेचेगा दोस्तों जब उसको वहां पे वो चीजों के लिए ज्यादा पैसा मिलेगा, बरोबर है क्या नहीं। तो वहां पे अपन ये देखा था कि नहीं देखा था मुझे बोलो, कि अगर प्रोड्यूसर को वहां पे किसी भी गुड्स का अगर ज्यादा प्राइस मिलेगा तो वहां पे वो ऑब्वियसली उसका सप्लाई भी कैसे करेगा मुझे यहाँ पे बोलो, ज्यादा करेगा। यस और नो मुझे बोलो, ध्यान में आया क्या। इसलिए वहां पे जो सप्लाई है तुम्हारे प्राइस के रिलेटेड है, ठीक है। दूसरा वहां पे देखो टाइम, अभी टाइम वाइज भी होता है ना, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल देखो दोस्तों, मेरे पास वहां पे मान लो कि ना स्वेटर वगैरह का मेरा काम है, तो ऑब्वियसली मेरा सप्लाई कब बढ़ेगा बोलो, ठंडी के सीजन में। समझा क्या मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तीसरा क्या बोलो, क्वांटिटी, अगर मेरे पास वो अवेलेबल रहेगा तो ही मैं लोगों को आप सप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो इतना आपको याद रहेगा बेटा। पहला अपना टर्म कौन सा, टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट मतलब क्या, कि कोई भी प्रोड्यूसर ने वहां पे पूरे साल में कितने गुड्स का प्रोडक्शन करके रखा हुआ है, उसको अपन वहां पे क्या बोलते बोलो, टोटल आउटपुट बोलेंगे। दूसरा वहां पे कौन सा रहता है मुझे बोलो, स्टॉक रहता है। स्टॉक मतलब क्या, प्रोड्यूसर ने वहां पे जितने भी गुड्स बना के रखे तो उसमें से कितने गुड्स वहां पे प्रोड्यूसर के लिए लोगों को बेचने के लिए अवेलेबल है, उसको अपन वहां पे क्या बोलते बोलो, स्टॉक बोलते। और सप्लाई मतलब क्या, सप्लाई मतलब वहां पे वो प्रोड्यूसर एक्चुअली में मार्केट में जितनी भी प्राइस चल रही है तो वो प्राइस पे वहां पे वो कितने क्वांटिटी बेचने के लिए तैयार है, उसको अपन वहां पे क्या बोलते बोलो, सप्लाई बोलते। बोलो क्लियर है इतना।
इतना याद रहेगा क्या, राइट। चलो अभी आगे देखो, यहाँ पे उन्होंने हमको दिया मीनिंग ऑफ सप्लाई। क्या दिया यहाँ पे मुझे बोलो, मीनिंग ऑफ सप्लाई। देखो क्या बोल रहा है, द वर्ड सप्लाई इंप्लाइज वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी ऑफर्ड फॉर सेल बाय प्रोड्यूसर ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट द गिवन प्राइस। मतलब क्या समझो, अभी देखो दोस्तों होता कैसे, ध्यान दो। देखो दोस्तों फॉर एग्जांपल मान लो मैं कौन हूं, बोलो मैं एक वहां पे सप्लायर हूं, ठीक है। अभी मुझे एक बात बोलो, अगर मैं वहां पे एक सप्लायर दोस्तों, तो मैं मेरे पास वहां पे जितनी भी चीजें सारी की सारी तुरंत बेचूंगा क्या, बोलो शायद नहीं बेचूंगा। कैसे होता है पता है क्या दोस्तों, कि हर एक जो सप्लायर होता है ना, वो क्या करता है, वो उसकी यही एक्सपेक्टेशन रहती है कि बाबा मुझे वहां पे ज्यादा प्राइस मिले करके। तो अभी मान लो फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मैं कौन हूं, बोलो एक फार्मर हूं, ठीक है। मान लो मैंने एक साल के अंदर है ना वहां पे टोटल मिला के 5000 या 50,000 किलोग्राम का व्हीट का मैंने वहां पे क्या किया, बोलो प्रोडक्शन किया। समझा कि मैं आपको क्या बोल रहा हूं। तो जो भी मैंने 50,000 किलोग्राम व्हीट का प्रोडक्शन किया ना, ये मेरा वहां पे क्या बन जाएगा, बोलो यहाँ पे टोटल आउटपुट बनेगा। ये मेरा वहां पे क्या बनेगा, बोलो टोटल आउटपुट बनेगा, बरोबर है क्या। अभी मान लो ये 50,000 में से मान लो मैंने वहां पे क्या किया, तो 200 किलोग्राम व्हीट जो है ना बेटा, वो मैंने मेरे फैमिली वगैरह के लिए, मेरी बड़ी फैमिली है तो मान लो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, बोलो सेल्फ कंजम्पशन के लिए साइड में निकाल के रखा। यस और नो मुझे बोले, ऐसा होता है कि नहीं, क्या मैं ऐसे करूंगा, मैं बनाऊंगा मैं बाहर से भी कत लाऊंगा, ऐसा तो नहीं होगा ना भाई, राइट। तो मैंने क्या किया, 200 किलोग्राम खुद के लिए रखा। ओके, तो अभी मुझे एक बात बोलो, तो मेरे पास यहाँ पे बचा कितना रे, बोलो 49,800 किलोग्राम यहाँ पे मेरे पास बचा। यस और नो, तो ये जो मेरे पास वहां पे बचा है ना, तो ये मैं लोगों को बेचने के लिए तैयार हूं, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, बोलो यहाँ पे स्टॉक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यहाँ पे स्टॉक बोलेंगे, ठीक है। अभी देखो, अभी मैंने वहां पे क्या बोला कि बाबा एक काम करता हूं, अगर मार्केट में मुझे व्हीट का कीमत अगर 30 रुपीज किलोग्राम मिला ना, तो मैं वहां पे क्या करूंगा, मान लो वहां पे मैं ना टोटल मिला के 20,000 किलोग्राम व्हीट बेचूंगा। कितना बेचूंगा, 20,000 किलोग्राम व्हीट में बेच दूंगा। अगर मुझे 30 के जगह पे अगर 35 रुपया पर किलोग्राम मिला ना, तो वहां पे मैं क्या करूंगा, 40,000 किलोग्राम बेच दूंगा। कितना बेचूंगा, 40,000। अन्य अगर मान लो गलती से मुझे अगर 38 to 40 रुपीज अगर मिला, तो वहां पे मेरे सारा जो 100% जो है ना मेरे पास स्टॉक इतना वाला, ये मैं पूरा बेच दूंगा। आपको समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो आपको यहाँ पे ध्यान में आएगा, मुझे एक बात बोलो कि यहाँ पे मैं कौन हूं, बोलो सप्लायर हूं या मैं प्रोड्यूसर हूं। तो वहां पे मैं क्या सोच रहा हूं, बोलो क्या मैं स्पेसिफिक प्राइस पे स्पेसिफिक क्वांटिटी बेच रहा हूं क्या, नहीं बता। जैसे देखो ना यहाँ पे 30 रुपए किलोग्राम पे 20,000 किलोग्राम बेच रहा हूं मैं, ठीक है। 35 रुपए किलोग्राम पे वहां पे मैं 40,000 बेच रहा हूं, 38 रुपए किलोग्राम पे पूरा बेच रहा हूं। मतलब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, बोला एज अ प्रोड्यूसर करके अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी वहां पे मैं बेचने के लिए तैयार हूं। बोलो समझा क्या आपको नहीं, उसी को अपन वहां पे क्या बोलते हैं, बोलो सप्लाई बोलते हैं। देखो उन्होंने वही दिया है कि चेक करो, उन्होंने देखो ना वही बोला है, द वर्ड सप्लाई इंप्लाइज द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी, अलग अलग क्वांटिटी ऑफर्ड फॉर सेल, जो आप सप्लायर बेचना चाहता है एट द गिवन पीरियड ऑफ टाइम ऑन द स्पेसिफिक प्राइसेस। बोलो समझा कि नहीं समझा, ठीक है। और ध्यान देना, इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू द टाइम एंड प्राइस, ठीक है। समझा आपको मैं क्या बोल रहा हूं। हमेशा याद रखना दोस्तों, अगर ज्यादा प्राइस मिला तो ज्यादा सप्लाई करूंगा, कम प्राइस मिला तो कम सप्लाई करूंगा, ठीक है। और कुछ गुड्स कैसे होते हैं पता है क्या दोस्तों, कुछ गुड्स है ना वहां पे हमेशा अपने सीजनल गुड्स होते हैं। कैसे होते हैं मुझे यहाँ पे बोलो, अपने सीजनल गुड्स। सीजनल मतलब क्या, वो स्पेसिफिक सीजन में ही बनते। जैसे देखो ना यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो ये आम लेके बैठा है क्या नहीं, बोलो मीठे मीठे आम ले लो, है क्या नहीं, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या लेके बैठा है, बोलो आम लेके बैठा है। अभी मुझे एक बात बोलो, आम कभी भी आते हैं क्या, बोलो नहीं, आम सिर्फ गर्मी के दिनों में आते हैं, बरोबर है क्या। तो यहाँ पे वो चाह के भी आम को कभी बेच सकता है, बोलो सिर्फ तभी बेचेगा जब वहां पे गर्मी का टाइम आएगा। समझा क्या। तो अभी एक बात हमेशा याद रखना, देखो दोस्तों जो सप्लाई होता है ना, सप्लाई वो कंटिन्यूअसली चलते रहता है, ओके। इसलिए वहां पे सप्लाई एक कैसा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे मुझे बोलो फ्लो कॉन्सेप्ट। बोलो जल्दी सब लोग, सप्लाई कैसा कॉन्सेप्ट है, सप्लाई फ्लो कॉन्सेप्ट है। बोलो सप्लाई कैसा कॉन्सेप्ट है, सप्लाई फ्लो कॉन्सेप्ट। याद रहेगा पक्का, राइट। हाँ, अगर आप स्टॉक बोलोगे तो वहां पे अपन ये बोल सकते हैं दोस्तों कि जैसे फॉर एग्जांपल जो आउटपुट वगैरह है ये भी कंटिन्यूअसली चलते रहते। हमेशा याद रखना, जो चीजें कंटिन्यूअसली चलते रहती है ना, वो फ्लो कॉन्सेप्ट होती है। और जो चीजें एक बार बन के उतना वहां पे स्टॉप हो जाएगा ना, उसको अपन स्टॉक कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ठीक है ना। चलो, तो अभी ये आपको एमसीक्यू में आएगा भला क्या, सप्लाई इज डैश डैश कॉन्सेप्ट। तो टशन में क्या लिखने का, बोला सप्लाई इज फ्लो कॉन्सेप्ट। सप्लाई कौन सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे मुझे बोलो फ्लो कॉन्सेप्ट है। बोलो याद रहेगा क्या पक्का। इतना समझ में आया कि नहीं आया बताओ यार, पक्का समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छा। आगे, इट रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ कमोडिटी दैट द
फर्म प्रोड्यूस मतलब फर्म जितना प्रोड्यूस करेंगे एंड ऑफर फॉर सेल इन द मार्केट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, से अ डे, वीक, मंथ और ईयर, बराबर है ना। ऐसा होता है ना यार कि जैसे मैंने एक दिन में कितना सप्लाई किया, एक वीक में कितना किया, एक महीने में कितना किया, एक ईयर में कितना किया, ठीक है। तो हमेशा अपन सप्लाई को कैसे करते हैं बोलो, ओवर पीरियड ऑफ टाइम, हमेशा याद रखना, ठीक है। देखो दोस्तों, अपन जो भी सप्लाई को आप कैलकुलेट करते हैं ना, वो अपन हमेशा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट करते हैं। कैसे करते हैं, यहाँ पे मुझे बोलो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और जो भी अपन स्टॉक को कैलकुलेट करते हैं ना बेटा, इसको अपन करते हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। कैसे करते हैं, यहाँ पे बोलो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम करते हैं। दोनों में आपको डिफरेंस समझा कि नहीं समझा, मुझे बताओ। दोनों में डिफरेंस समझा क्या? सप्लाई को कैसे करते, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और स्टॉक को कैसे करते बोलो, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, आई होप आप सभी लोगों को अभी तक मैंने वहां पे आपके साथ जितनी भी चर्चा की वो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक अपन देख लेते हैं यहाँ पे, डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। कौन सा देखते बोलो, डेफिनेशन, ठीक है। तो देखो दोस्तों, हमारे बुक के अंदर है ना एक चिंटू है, जिनका क्या नाम है मुझे बताओ। बड़े प्यारे चिंटू है, ये बड़ा प्यारा चिंटू है, ठीक है। तो ये अपने प्यारे चिंटू का नाम क्या है मुझे बोले यहाँ पे, पॉल सैमुएल्सन। वाओ, कितना मस्त नाम है ना, राइट। क्या नाम है मुझे इनका बोले जल्दी से, पॉल सैमुएल्सन नाम की चिंटू है दोस्तों। उन्होंने वहां पे हमको क्या किया बोलो, सप्लाई के बारे में बोला हुआ है, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहे हैं, सप्लाई रेफर्स टू, देखो क्या बोल रहा है, सप्लाई रेफर्स टू द रिलेशन बिटवीन मार्केट प्राइस एंड अमाउंट ऑफ गुड्स दैट प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सप्लाई। बरोबर है यार, मैंने आपको यहाँ पे बोला कि नहीं बोला, बताओ कि वहां पे सप्लाई में कैसे होगा कि प्रोड्यूसर क्या करेगा बोलो, यहाँ पे डिफरेंट प्राइजेस के ऊपर, क्या बोला यहाँ पे मैंने आपको, बोलो डिफरेंट प्राइजेस के ऊपर वहां पे वो आपको डिफरेंट क्वांटिटी को क्या करेगा मुझे बोलो, सेल करेगा, ठीक है। और यही कॉन्सेप्ट को अपन वहां पे क्या बोलते हैं दोस्तों, सप्लाई बोलते हैं, ठीक है। ऐसे किसने बोला है बोलो, पॉल सैमुएल्सन ने वहां पे हमको बोला हुआ है, ठीक है। अभी देखो क्या बोल रहा है, सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट सेलर इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल। विलिंग मतलब कि उसकी इच्छा भी होनी चाहिए। जैसे देखो ना यार, मुझे एक बात बोला, आपने देखो आप कुछ दिनों पहले देखा होगा कि वहां पे ना जो भी फार्मर्स है ना बेटा, बड़े परेशान हो गए थे। वो जो प्याज वगैरह आपने देखा होगा या दूध देखा होगा, तो वहां पे उनको चाहिए उतना रेट मिल रहा था कि बोलो नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने लिटरली क्या कर दिया था बोलो, वो चीजें बेची नहीं थी, उन्होंने फेंक दी थी। आपने ऐसा न्यूज वगैरह में सुना होगा, शायद पंजाब वगैरह में भी ये सारी चीजें हुई थी, बराबर है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ था दोस्तों कि सप्लायर के पास स्टॉक था क्या, यह स्टॉक था, वो बेच सकते थे क्या, बेच सकते थे, बट उन्होंने क्यों नहीं बेचा, क्योंकि उनको जितनी वहां पे कीमत चाहिए वो सामान के लिए, उतनी कीमत वहां पे उनको नहीं मिली। समझा मैं आपको क्या बोल रहा हूं। तो हमेशा रखना दोस्तों, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट सेलर इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर। विलिंग मतलब क्या, उसकी इच्छा भी होनी चाहिए, एबल मतलब क्या, वो उसके काबिल भी, उसके पास वो होना भी चाहिए, राइट। आगे देखो क्या बोल रहा है, एट अ गिवन प्राइस, बरोबर है ना। अभी मुझे एक बात आप ही बोलो दोस्तों, कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास वहां पे जो भी गुड्स है, ठीक है, अगर आपको वो गुड्स के लिए जितना आपको वहां पे कीमत चाहिए अगर उतना नहीं मिलता होगा, तो क्या आप वो गुड्स लोगों को बेचोगे क्या बोलो, नहीं बेचोगे। समझ में आ रहा है ना मैं आपको क्या हुआ, आप वो चीजों को तभी लोगों को बेचोगे जब आपको वहां पे एक्सपेक्टेड जितना भी प्राइस है वो आपको वहां पे मिलेगा। बोलो समझा क्या आपको, राइट। इसलिए वहां पे उन्होंने क्या बोला है, विलिंग एंड एबल टू ऑफर एट द गिवन प्राइस। ओके, क्लियर है क्या मुझे बताओ। और हमेशा रखना दोस्तों, वहां पे अपन जो भी जनरली सप्लाई देखते हैं ना, वो अपन वहां पे एक पीरियड ऑफ टाइम पे देखते हैं, और जनरली ये मेरे हिसाब से वहां पे ईयर रहता है, ठीक है। बाबा एक साल में वहां पे ये चीजों का कितना सप्लाई हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो देखो दोस्तों, ये वीडियो के अंदर वहां पे अपन ने क्या क्या देखा, प्लीज अच्छे से ध्यान देना। सबसे पहले मैं यहाँ पे मैंने आप सभी लोगों को है ना, यहाँ पे देखो सप्लाई का क्या पढ़ाया बोलो, मीनिंग पढ़ाया, यस और नो। साथ साथ में अपन ने वहां पे इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख लिया। फिर उसके बाद वहां पे अपन ने क्या देखा मुझे बोलो, तो यहाँ पे अपन ने सबसे पहले देखा टोटल आउटपुट मतलब क्या, याद रहेगा ना पक्का आप लोगों को। फिर अपन ने क्या देखा यहाँ पे मुझे बोलो, स्टॉक देखा। फिर क्या देखा यहाँ पे मुझे बोलो, अपन ने सप्लाई देखा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें दोस्तों यहाँ पे मैंने आप सभी लोगों को बोल दी। और लास्ट में यहाँ पे मैंने आप सभी लोगों को जो भी आपने पॉल सैमुएल्सन नाम के इकोनॉमिस्ट है उनका हमने डेफिनेशन भी देख लिया, ठीक है। देखो इतना याद रखना दोस्तों, देखो धीरे धीरे मेरा सारा सिलेबस वहां पे तो हो जाएगा बहुत अच्छे से, उसका कोई टेंशन नहीं है। बट एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि मैं वहां पे आप सभी लोगों को जितना भी सिखा रहा हूं ना,
प्लीज वो सारी चीजें वहां पे सेम डे घर पे जाके क्या करते जाओ, रिवाइज करते जाओ। ठीक है, चलो तो थैंक यू सो मच देन दोस्तों, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं फिर अपन कभी बोला अपने अगले वाले वीडियो में। ओके, सो देखो आज का जो भी लेक्चर होगा बेटा, तो इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को आपका जो भी नेक्स्ट वाला टॉपिक है जिसका नाम है सप्लाई शेड्यूल, तो उसके बारे में यहाँ पे अपन क्या करेंगे बोलो, चर्चा करने वाले। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान देना सब लोग, मस्त एकदम टेक्स्ट बुक वगैरह लेके बैठना, तो वहां पे आपको बहुत मजा आएगा सीखने में। ठीक है ना, चलो तो अभी ध्यान दो, सुनो मेरी बात। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, यहाँ पे अपन बात करेंगे आपके सप्लाई शेड्यूल के बारे में। तो हमेशा याद रखना, जब भी आपको वहां पे सप्लाई शेड्यूल ऐसे दिया रहेगा, तो इसका मतलब हमेशा याद रखो, शेड्यूल का मतलब होता है वहां पे टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, इतना हमेशा याद रखना। ठीक है, जब भी आपको वहां पे शेड्यूल या शेड्यूल, आप जो भी बोलते हो वैसे आप बोल सकते हो, तो सप्लाई शेड्यूल या शेड्यूल जो भी रहेगा, तो उसका जब भी आपको ऐसा वर्ड आएगा तो वहां पे आपको क्या याद रखना है बोलो, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, ये वर्ड आपको वहां पे लिखना है। ठीक है, तो अभी जैसे आप सभी लोगों को मैंने कल भी बोला था, देखो दोस्तों कि वहां पे है ना, कोई भी जो सप्लायर है, कोई भी जो प्रोड्यूसर है, वहां पे वो क्या करता है बोलो, तो अलग अलग प्राइजेस के टाइम पे वहां पे अलग अलग क्वांटिटीज को बेचने के लिए वो तैयार होता है। ठीक है, तो ये सप्लाई शेड्यूल क्या रहेगा पता है क्या, तो ये एक टेबल रहेगा जो हमको बताएगा कि भैया वहां पे कोई भी सप्लायर कितने प्राइस पे कितने क्वांटिटी बेचने के लिए क्या है बोलो, रेडी है। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला, सप्लाई शेड्यूल क्या बताएगा बोलो। तो पहली बात इतना याद रखना, सप्लाई शेड्यूल ये क्या रहेगा, आपका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन रहेगा, जो हमको वहां पे किसी भी गुड्स का जो प्राइस है वो, और वो प्राइस पे वहां पे कौन सा सप्लायर कितने क्वांटिटी बेचने के लिए तैयार है, तो इसका रिलेशनशिप हमको जो टेबल बताएगा उसको अपन वहां पे बोलते हैं सप्लाई शेड्यूल। इसको अपन क्या बोलेंगे बोले, यहाँ पे सप्लाई शेड्यूल बोलेंगे। ठीक है, तो देखो उन्होंने वही लिखा है, अ सप्लाई शेड्यूल इज द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन of the functional relationship between price and quantity supplied of a particular commodity। ठीक है, किसी भी कमोडिटी का स्पेसिफिक प्राइस पे कितना क्वांटिटी, ये प्राइस पे कितना क्वांटिटी, ये प्राइस पे कितना क्वांटिटी, ये बताने वाला जो टेबल रहेगा उसको अपन बोलेंगे सप्लाई शेड्यूल। ठीक है, अभी देखो दोस्तों, ये जो भी तुम्हारा सप्लाई शेड्यूल है ना, तो इसके अंदर वहां पे तुम्हारे दो टाइप होते हैं। पहला यहाँ पे तुम्हारा टाइप होता है, उसको अपन यहाँ पे बोलते हैं इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। पहला टाइप कौन सा होता है मुझे बताओ, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। और दूसरा वहां पे तुम्हारा टाइप होता है दोस्तों, उसको अपन वहां पे बोलेंगे मार्केट सप्लाई शेड्यूल। एक सेकंड रुको, आपको दूसरा भी मैं यहाँ पे बता दूं, पहला अपन इंडिविजुअल देख लिया राइट, और दूसरा वहां पे अपना कौन सा होता है बोलो, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ठीक है, तो ऐसे वहां पे कितने टाइप होते हैं बोलो, दो टाइप होते हैं आपके सप्लाई शेड्यूल के। ठीक है ना, अभी देखो ध्यान देना दोस्तों, तो सबसे पहले इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल मतलब क्या है, इंडिविजुअल मतलब यहाँ पे आपका सिंगल सेलर रहेगा। इंडिविजुअल मतलब क्या, सिंगल सेलर। तो यहाँ पे कैसे याद रखने का, देखो आपको ऐसे याद रखना है दोस्तों कि कोई भी जो भी सिंगल सेलर है, तो वो अलग अलग प्राइजेस पे वहां पे कितने क्वांटिटी बेचने के लिए तैयार है, उसको अपन वहां पे बोलेंगे इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे आप लोगों को एक टेबल दिखेगा दोस्तों, तो वहां पे मान लो एक पर्सन है, वो वहां पे क्या कर रहा है बोलो, एक्स नाम के कमोडिटी का वहां पे सप्लाई कर रहा है। तो देखो जब भी वहां पे उसका कीमत है 10 रुपया पर किलोग्राम है, तभी वो वहां पे 100 किलोग्राम क्वांटिटी बेचने के लिए तैयार है। अगर वो वहां पे 20 रुपया पर किलोग्राम अगर उसको रेट मिलता है, तो वहां पे वो 200 किलोग्राम क्वांटिटी बेचने के लिए रेडी है। अगर उसको 30 रुपया पर किलोग्राम रेट मिलता है, तो वहां पे वो 300 क्वांटिटी बेचने के लिए रेडी है। समझ में आया क्या, तो यहाँ पे ये जो टेबल है ये आपको क्या दर्शा रहा है बोलो, ये आपको ये बता रहा है दोस्तों कि मार्केट में इतना प्राइस होगा तो कितना क्वांटिटी सप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल में यहाँ पे अपन जो भी है उन्होंने टेबल दिया है ना, वो उन्होंने वहां पे आपको सिंगल सेलर का दिया हुआ है। किसका दिया, यहाँ पे मुझे बोलो, सिंगल सेलर का दिया है, इसलिए वहां पे हम उसको बोलते हैं इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। इसलिए वहां पे अपन उसको क्या बोलते बोलो, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान देना, यहाँ पे देखो उन्होंने क्या दिया, अपन इसका रीडिंग भी कर लेंगे। ठीक है, तो देखो बोल रहा है वो, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल रेफर्स टू द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। शेड्यूल मतलब टेबुलर रिप्रेजेंटेशन याद रखने का। ठीक है, showing various quantities of a commodity that producer is willing to, producer क्या करेगा बोलो, sell at the various prices during a given period of time। ठीक है, तो इतना याद रहेगा, मुझे बताओ, हमेशा याद रखना, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल मतलब टेबुलर रिप्रेजेंटेशन which will show the function relationship between price and quantity supplied। ठीक है, अभी दूसरा है देखो यहाँ पे दोस्तों आपका मार्केट सप्लाई शेड्यूल। कौन सा है, मार्केट। लेकिन उसके पहले एक बात याद रखना दोस्तों, हमेशा याद रखना बच्चों, आगे जाके तो अपन वो लॉ ऑफ सप्लाई में देखने वाले, बट अभी आप इतना याद रखना कि जब अपने गुड्स का वहां पे प्राइस बढ़ेगा ना बच्चों, तो वहां पे क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हो जाएगा, मुझे बोलो, बढ़ जाएगा। ज्यादा प्राइस पे वो आपको ज्यादा क्वांटिटी बेचना पसंद करेगा प्रोड्यूसर। ठीक है,
और जब भी प्राइस कम हो जाता है ना दोस्तों, तो आपका क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या होता है, बोलो, कम होता है। ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों, तो जो भी आपका प्राइस है एंड जो भी क्वांटिटी सप्लाइड है, दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, दोनों के बीच में जो क्या है, मुझे बोले यहाँ पे रिलेशनशिप है, वो आपका यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप रहेगा। कैसा रहेगा, यहाँ पे मुझे बोला आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप रहेगा, ठीक है। इतना बस आप लोगों को याद रखना है, ओके। चलो अभी सुनो, मेरी बात ध्यान देना। दूसरा अपन यहाँ पे बात करेंगे मार्केट सप्लाई शेड्यूल के बारे में, ठीक है। अबे आप लोग मुझे एक बात बोलो दोस्तों, मार्केट सप्लाई शेड्यूल नाम में लिखा है मार्केट में वहां पे एक सेलर रहेगा क्या, बहुत सारे सेलर रहेंगे, मुझे बताओ। तो मार्केट में वहां पे अपने बहुत सारे सेलर्स रहते हैं। मार्केट में क्या रहेगा, मुझे बोले यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स रहेंगे, ठीक है। तो अभी देखो ना, यहाँ पे उन्होंने क्या किया पता है कि यहाँ पे उन्होंने आपको प्राइस दिया है वो कमोडिटी का, और यहाँ पे उन्होंने क्या दिया, देखो सेलर नंबर 1, सेलर नंबर 2, सेलर नंबर 3, ऐसे 3 सेलर उन्होंने दिए हुए, ठीक है। अभी हमको पढ़ना कैसे, देखो तो वो बोल रहा है कि मार्केट में जब भी ये गुड्स का कीमत है 10 रुपया पर किलोग्राम रहेगा, तब वहां पे ए नाम का सेलर, प्लीज ध्यान देना मैं क्या बोलूं, तब वहां पे कौन सा नाम का सेलर, मुझे बताओ, ए नाम का सेलर वहां पे कितने क्वांटिटी बेचने के लिए तैयार है, बोलो 100 क्वांटिटी बेचने के लिए तैयार है। लेकिन 10 रुपया पर किलोग्राम पे बी नाम का सेलर सिर्फ 200 क्वांटिटी, सी नाम का सेलर सिर्फ 300 क्वांटिटी बेचने के लिए तैयार है, ठीक है। तो मुझे एक बात बोलो, यहाँ पे 10 रुपए किलोग्राम पे हर एक जो सेलर है वो आपको सेम क्वांटिटी बेच रहा है क्या, अलग अलग क्वांटिटी बेच रहा है, यहाँ पे मुझे बोलो। तो वो वहां पे हमको अलग अलग क्वांटिटी बेच रहा है। समझा कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, यस और नो, राइट। तो हमेशा याद रखना दोस्तों कि मार्केट सप्लाई शेड्यूल मतलब एक ऐसा टेबुलर रिप्रेजेंटेशन रहेगा जो हमको वहां पे प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई का ही रिलेशनशिप बताएगा। बट यहाँ पे जो तुम्हारे क्वांटिटी सप्लाइड रहेंगे ना, वो रहेंगे बाय ऑल द सेलर्स इन द मार्केट। यहाँ पे क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, मुझे आपको बोलो, बाय ऑल द सेलर। इंडिविजुअल में क्या था, बाय अ सेलर था, वहां पे सिंगल सेलर रहेगा इंडिविजुअल के केस में। बट मार्केट के केस में यहाँ पे जो नंबर ऑफ सेलर रहेंगे वो एक रहेंगे क्या, बहुत सारे रहेंगे, मुझे बताओ। यहाँ पे तुम्हारे मल्टीपल सेलर्स रहेंगे। यहाँ पे तुम्हारे सेलर कैसे रहेंगे, मुझे बोलो, मल्टीपल सेलर्स रहेंगे, ठीक है। तो देखो उन्होंने यहाँ पे क्या दिया, ध्यान दो अच्छे से। तो उन्होंने वहां पे बोला, देखो मार्केट सप्लाई शेड्यूल रेफर्स टू द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। ये वर्ड तो आपका हमेशा आने वाला है, ठीक है। शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी विच ऑल प्रोड्यूसर्स, ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इंडिविजुअल में वहां पे क्या था, बाय अ प्रोड्यूसर था, बाय सिंगल प्रोड्यूसर था। और यहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा, बोलो, बाय ऑल प्रोड्यूसर आर रेडी टू सेल एट द डिफरेंट प्राइजेस एट द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ये आपको वहां पे क्या करना है, बोलो, याद रखना है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को ये जो सप्लाई शेड्यूल वाला कॉन्सेप्ट था वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मुझे कमेंट में वैसे बताते जाओ, एकदम बिंदास बोलने का, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। समझा तो बोलने का 1 नंबर सर, समझ में आ गया सर, और नहीं समझा तो वहां पे बोलने का कि नहीं बाबा सर इसमें डाउट है, तो अगले लेक्चर में आपको वो वापस में बोल दूंगा, ठीक है ना। वो सारी चीजें एक बार रिवाइज करवा दूंगा, ओके। चलो बहुत अच्छा, 1 नंबर, राइट। चलो अभी अपन क्या करेंगे, सुनो, यहाँ पे अपन बात करेंगे अभी कर्व के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, बोलो, कर्व के बारे में यहाँ पे अपन बात करेंगे, ठीक है। अभी हमेशा याद रखना, जब भी आपको कर्व बोलेंगे ना, कर्व, तो कर्व का मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या याद रखना है, बोलो, कर्व मतलब क्या, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो हमेशा याद रखना दोस्तों, जब भी अपन वहां पे सप्लाई शेड्यूल को, सुनो रे बाबा, जब भी अपन वहां पे सप्लाई शेड्यूल को ग्राफ के ऊपर डाल देते ना, तो उसको अपन बोलते हैं सप्लाई कर्व। कितना सिंपल है बताओ। तो अगर आपको उन्होंने बोला व्हाट इज सप्लाई कर्व, तो क्या लिखोगे, सप्लाई कर्व इज नथिंग बट द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। क्या बोलने का, सप्लाई कर्व इज नथिंग बट द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल। खत्म, बात खत्म, यस और नो, बोलो। तो देखो अभी उसमें भी 2 टाइप है, जैसे सप्लाई शेड्यूल में 2 थे क्या, नहीं, इंडिविजुअल, मार्केट। वैसे कर्व में भी 2 आएंगे। पहला कौन सा, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, मार्केट सप्लाई कर्व, समझा क्या। तो अभी देखो सिंपल है, जब अपन वहां पे इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल को, क्या बोला मैंने, जब वहां पे अपन इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल को ग्राफ के ऊपर डाल देंगे ना, तो उसको अपन बोलते हैं इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। समझ में आया क्या नहीं आया बताओ। जब अपन वहां पे इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल को ग्राफ पे डाल देंगे तो वहां पे मुझे क्या मिलेगा, बोलो, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व मिलेगा। समझ में आया मैंने क्या बोला। और जब भी मैं मार्केट सप्लाई शेड्यूल को ग्राफ के ऊपर डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, बोलो, मार्केट सप्लाई कर्व मिलेगा। समझा क्या आपको। अगर मैं इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल को ग्राफ के ऊपर डालता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मार्केट सप्लाई, माय मिस्टेक, तो मुझे क्या मिलेगा, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। और अगर मैं मार्केट सप्लाई शेड्यूल को
अगर मैं ग्राफ के ऊपर डालता हूं तो मुझे मिलेगा मार्केट सप्लाई कर्व। बोलो समझा क्या? सिर्फ इतना याद रखना है दोस्तों कि मार्केट सप्लाई के केस में वहां पे आप क्या करते हो पता है क्या? ये जो तुम्हारा प्राइस है ना, ये प्राइस ये लेते हो और तुम्हारा मार्केट का क्वांटिटी लेते हो, इसका तुमको कोई लेना देना वहां पे नहीं होता है, ठीक है। अभी हमेशा याद रखना, सुनना मेरी बात। देखो दोस्तों, तुम्हारा चैप्टर है डिमांड वाला हो या चैप्टर सप्लाई वाला हो, ठीक है, हमेशा याद रखना तुम्हारा एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या आता है बोलो? क्वांटिटी आएगा, ओके। और वाई एक्सिस पे हमेशा क्या आएगा बोलो? यहाँ पे प्राइस आएगा। अभी मैंने तुमको ऊपर क्या बोला कि यहाँ पे तुम्हारा प्राइस यानी क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसा है? जो यहाँ पे रिलेशनशिप है बच्चों वो कैसा है? मुझे बोलो पॉजिटिव रिलेशनशिप है भाई, यस और नो। इसलिए तुम्हारा वहां पे जो भी सप्लाई कर्व रहेगा ना, ये हमेशा तुम्हारा लेफ्ट टू राइट अपवर्ड रहेगा। कैसे रहेगा बोलो? लेफ्ट टू राइट अपवर्ड रहेगा, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड रहेगा। बोलो समझा क्या? क्यों? क्योंकि पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ठीक है ना। सो देखो दोस्तों, आई होप आपको मैंने ये वीडियो के अंदर जो भी वहां पे आपको 4 कॉन्सेप्ट सिखाया। पहला क्या सिखाया? आपको सप्लाई शेड्यूल और सप्लाई कर्व, राइट। और उसके अंदर के आपको जो टाइप्स है वो भी सीखा कि उसका डायग्राम आपको मैंने बोल दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जितना भी आपको मैं यहाँ पे सिखाया हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आया तो आप मुझे वैसे कमेंट सेक्शन में पक्का बताना और वीडियो को पक्का लाइक कर देना। तो मिलते हैं फिर अपन दोस्तों अगले वीडियो में। तो ये जो भी मेरा वीडियो होगा दोस्तों, तो इस वीडियो के अंदर यहाँ पे मैं आप सभी लोगों का आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 39 के ऊपर जो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई। डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई मतलब ऐसे कौन सी चीजें होती है वाह जिसके ऊपर वहां पे मेरा सप्लाई क्या है मुझे बोलो डिपेंडेंट है, ठीक है। तो वो वाला जो टॉपिक है ना दोस्तों, वो यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को पढ़ाऊंगा। प्लीज ये टॉपिक को अच्छे से वहां पे करके जाना, एग्जाम में आपको ये आएगा, ठीक है। यस, तो सुनो मेरी बात, ध्यान दो। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपका प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या है बोलो? प्राइस ऑफ कमोडिटी। अभी मुझे एक बात बोलो, मान लो आप एक सप्लायर हो, ठीक है, तो आप ऑब्वियसली मार्केट में किसी भी कमोडिटी को कब बेचोगे? ऑब्वियसली तभी बेचोगे जब आपको उसका ज्यादा प्राइस मार्केट में मिलेगा, यस और नो मुझे बताओ। मतलब क्या वहां पे आप किसी भी चीज को सप्लाई करने का क्या नहीं करने का, वो गुड्स के प्राइस के ऊपर डिसाइड कर रहे हो क्या नहीं? यस सर। इसलिए ये तुम्हारा क्या है बोलो? वहां पे डिटर्मिनेंट है। बोलो समझा क्या? राइट। देखो अभी उन्होंने क्या दिया है, तो प्राइस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। समझा क्या? कौन सा कमोडिटी वहां पे कितना सप्लाई होगा वो किसके ऊपर डिपेंड है दोस्तों? वो गुड्स के प्राइस के ऊपर वहां पे डिपेंडेंट है। अभी देखो, मोर क्वांटिटीज आर सप्लाइड एट हायर प्राइस एंड लेस क्वांटिटीज आर सप्लाइड एट द लोअर प्राइस। मैंने आपको कल भी तो बोला था, पिछले लेक्चर में भी तो बोला था। क्या बोला था? देखो कि वहां पे हमेशा प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, ये दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप होगा वो कैसा है बोलो? पॉजिटिव रिलेशनशिप है। प्राइस बड़ा सप्लाई बड़ा, प्राइस कम सप्लाई कम। याद रहेगा मुझे बताओ, ठीक है। तो देखो क्या बोले, दस देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। कैसा? एकदम डायरेक्ट रिलेशनशिप है, बराबर है क्या? बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अगला दिया उन्होंने स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब क्या रे? कि अगर तुम्हारे पास एकदम जबरदस्त तरीके की अगर टेक्नोलॉजी रहेगी, अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी रहेगी, तो वो केस में क्या होगा दोस्तों? तुम्हारा जो प्रोडक्शन करने का कॉस्ट है वो कम हो जाता है, ठीक है। और जब भी वहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो वहां पे तुमको ऑब्वियसली तुम वहां पे ज्यादा प्रॉफिट पे बेच पाओगे। सीधी बात है ना भैया। पहले मेरे को मान लो मेरा प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस 10 रुपए है, ओल्ड टेक्नोलॉजी से वहां पे मुझे क्या लगता था? 7 रुपया लगता था वो प्रोडक्ट बनाने को, तो प्रॉफिट सिर्फ 3 ही रुपया बचता था। अभी मैंने एकदम भारी इंपोर्टेड मशीन मंगाई है, ठीक है, और मान लो अभी वो प्रोडक्ट का कॉस्ट है ना मुझे सिर्फ 2 रुपया आता है, तो भी मेरा सेलिंग प्राइस उतना ही है, तो यहाँ पे मुझे 8 रुपया प्रॉफिट हुआ। समझा क्या? तो देखो वही बोल रहा है, वो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट की वजह से वहां पे तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है मुझे बोलो? रिड्यूस होता है, कम होता है, जिसकी वजह से वहां पे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा और तुम्हारा सप्लाई भी वहां पे क्या होगा बोलो? बढ़ जाएगा। और ऑब्वियसली नहीं, ये भी तो होता ना यार कि देखो तुम अगर भारी टेक्नोलॉजी लाओगे तो तुम्हारा पे आउटपुट भी क्या होगा बोलो? बढ़ेगा। प्रोडक्शन का यूनिट भी क्या होगा बोलो? बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एकदम बराबर। देखो क्या दिया है, इफ द फैक्टर प्राइस इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आल्सो इंक्रीजेस। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या है? कोई भी गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए वहां पे जो भी हमको खर्चा लगता है उसको अपन वहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, बरोबर है कि नहीं। तो अगर मान लो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ गया तो मेरा सेलिंग प्राइस तो उतना ही रहेगा जनरली, तो मेरा प्रॉफिट वहां पे क्या होगा? कम हो जाएगा, ठीक है। तो वो केस में वहां पे मेरा सप्लाई भी थोड़ा सा कम होगा। ऑब्वियस है दोस्तों, आप एक सप्लायर हो
किसी भी चीज को कब बेचोगे, जब आपको वहां पे ज्यादा प्रॉफिट मिलता होगा, यस और नो। तो हमेशा याद रखना, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा तो तुम्हारा सप्लाई कम होगा, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुआ तो सप्लाई बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट उससे वजह से तुम्हारा क्या होता है, अफेक्ट होता है। ठीक है, तो अभी तक अपन ने यहाँ पे 3 डिटर्मिनेंट देखे, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी। इंफ्रास्ट्रक्चरल मतलब क्या? देखो अभी देखो आजकल अपने जो गुड्स है वो बाहर के कंट्री में भी जाते कि नहीं जाते, बोलो जाते हैं, यस और नो। क्यों पॉसिबल है बोलो? ये पॉसिबल है ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन के जो साधन आ गए, जैसे आजकल देखो इंटरनेट आ गया है, बराबर, हेलो हेलो, ये वाली जो चीजें अपनी वो भी अपनी अच्छी खासी डेवलप हो गई है। तो देखो ना, इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट बोल रहा है, कम्युनिकेशन पावर इन्फ्लुएंसेस द प्रोडक्शन प्रोसेस एज वेल एज सप्लाई। अभी मुझे एक बात बोलो, सुनो, कि मान लो अगर आप लोगों के पास दोस्तों अगर प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो आप वहां पे लोगों को बाहर के कंट्री में वगैरह भेज सकते हो क्या? बोलो नहीं भेज सकते, तो फिर वहां पे आपका ऑब्वियसली सप्लाई कम होता था। बट ड्यू टू दिस प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, कम्युनिकेशन पावर वगैरह है ना, प्रोडक्शन प्रोसेस वहां पे क्या हो गया बोलो, और अच्छा हो गया, सप्लाई और बढ़ने लगा। यानी शॉर्टेज ऑफ दिस फैसिलिटी, अगर मान लो किसी दिन अगर देखो ना अभी कभी फ्लड वगैरह आ गया, कुछ नेचुरल कैलेमिटी आ गई, तो अपना ट्रांसपोर्टेशन वगैरह डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वो केस में तुम्हारा सप्लाई वहां पे कम होगा। तो वहां पे लिख के रखना, अच्छा अगर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब वही सारी चीजें, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, पावर वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अगर ये अच्छा रहेगा तो तुम्हारा सप्लाई भी वहां पे क्या होगा बोलो, बढ़ेगा, एंड वाइस वर्सा। अगर ये कम हुआ तो सप्लाई भी कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो गवर्नमेंट पॉलिसी। अभी गवर्नमेंट पॉलिसी मतलब क्या है दोस्तों, कि गवर्नमेंट वहां पे हमको क्या कर रहा है, इनकरेज कर रहा है, करो करो और प्रोडक्शन करो और सप्लाई करो, है ना। हम तुमको वहां पे सब्सिडीज देते, हम तुम्हारे पास से टैक्स कम लेंगे। तो मुझे एक बात बोलो, वहां पे गवर्नमेंट हमको क्या कर रहा है बोलो, प्रमोट कर रहा है ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए। तो अगर गवर्नमेंट हमको अगर ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए प्रमोट कर रहा है तो वहां पे अपना सप्लाई भी बढ़ेगा। तो हमेशा याद रखना, जब भी गवर्नमेंट हमारे फेवर में काम करता है, जब भी गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाता है दोस्तों जो हमारे लिए वहां पे क्या है बोलो, फायदेमंद सौदा मौजूद होगा। ठीक है, तो वो केस में तुम्हारा सप्लाई भी क्या होगा बोलो, रप्पा-रप बढ़ेगा, सप्लाई क्या हो जाएगा बोलो, बढ़ जाएगा, समझा। बट अगर गवर्नमेंट पॉलिसी अगर अपने अगेंस्ट अगर कुछ करता है, अनफेवरेबल अगर चीजें करता है, जैसे टैक्स को बढ़ा दिया, सब्सिडी निकाल दिया, ठीक है, या कुछ कंट्रोल ला के लेके आए कि यही करने का ये नहीं करने का, तो ये केस में वहां पे आपका जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगा बोलो, कम हो जाएगा, समझा क्या। तो देखो उन्होंने वही बोला है, फेवरेबल मतलब अच्छी, जो अपने लिए वहां पे अच्छा साबित होगा वैसा। तो फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज में एनकरेज सप्लाई एंड अनफेवरेबल वी डिस्करेज सब। एनकरेज मतलब बढ़ाना, डिस्करेज मतलब कम करना। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज लाइक टैक्सेशन, सब्सिडीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में एनकरेज और डिस्करेज द प्रोडक्शन एंड सप्लाई डिपेंडिंग अपॉन द गवर्नमेंट पॉलिसीज मेजर। बोलो समझा क्या आपको, राइट। तो कहीं ना कहीं पे कैसा है दोस्तों, ये गवर्नमेंट पॉलिसी भी जो है ना, ये हमारा एक वेरी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई वहां पे माना जाएगा। ठीक है, तो देखो अभी तक अपन ने वहां पे 5 पॉइंट देखे। पहला प्राइस ऑफ कमोडिटी, दूसरा स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, तीसरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी एंड गवर्नमेंट पॉलिसी। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे 6th वाला आपका नेचुरल कैलेमिटी, माय मिस्टेक, नेचुरल कंडीशन। कौन सा है बोला, 6th वाला वहां पे आपका नेचुरल कंडीशन। ठीक है, अभी देखो क्या दिया है। अभी मुझे एक बात बोला, जैसे एग्रीकल्चरल जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, बरोबर, अगर हवामान अच्छा रहेगा, अगर बारिश टाइम पे आई, सारी चीजें बराबर चलेगी, तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का प्रोडक्शन कैसा होगा बोलो, वहां पे ज्यादा होगा। लेकिन मान लो फॉर एग्जांपल दोस्तों, क्या अगर एकदम से ज्यादा बारिश हो गई, या मान लो वहां पे बारिश नहीं हुई, तो वहां पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का प्रोडक्शन होगा क्या, मुझे बोलो नहीं होगा। मतलब कहीं ना कहीं पे वहां पे अपना सप्लाई ये नेचुरल कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट है क्या, नहीं बोलो है, समझा क्या। तो देखो उन्होंने क्या लिया है, द सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द नेचुरल कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल गुड मानसून, मतलब क्या, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन अगर रहेगा तो वहां पे क्या होगा तुम्हारा बोलो, प्रोडक्शन तुम्हारा ज्यादा होगा एग्रीकल्चरल गुड्स का, अदरवाइज कम हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे इसके ऊपर भी वहां पे अपना क्या डिपेंड है बोलो, सप्लाई डिपेंडेंट होता है। ठीक है, आगे फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइसेस। अभी मुझे एक बात बोलो, सुनो, देखो दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मैंने यहाँ पे सामान को प्रोड्यूस करके रखा हुआ है ना, तो उसको वहां पे मुझे फ्यूचर में जाके अच्छे पैसे मिल सकते हैं। ठीक है, तो वो केस में मैं आज सप्लाई करूंगा क्या, मुझे बताओ, नहीं, मैं वो गुड्स को संभाल के रखूंगा, जब प्राइस बढ़ेगा तब सप्लाई करूंगा। तो अगर ऐसा लगेगा दोस्तों सप्लायर को कि बाबा फ्यूचर में वापस के प्राइसेस और बढ़ सकते हैं, तो वो आज के तारीख का सप्लाई कम कर देगा
और अगर उसको ऐसा लगता है यार फ्यूचर में शायद इसके प्राइसेस और कम हो सकते हैं, तो वो आज उसका सप्लाई वहां पे बढ़ा देगा। बोलो समझा क्या नहीं समझा। लास्ट वाला है दोस्तों यहाँ पे आपका अदर फैक्टर्स। कौन सा यहाँ पे मुझे बोलो, अदर फैक्टर। अदर फैक्टर मतलब के जैसे नेचर ऑफ द मार्केट हो गया, ओके मतलब वो कौन से टाइप का मार्केट है, वो कैपिटल गुड्स का मार्केट है क्या कंज्यूमर गुड्स का मार्केट है, उसके ऊपर रिलेटेड प्राइजेस ऑफ अदर गुड्स, ठीक है ना। सीधी बात है ना दोस्तों, मान लो मैं एक सप्लायर हूं, मेरे पास वहां पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, तो मैं वहां पे हमेशा कौन से प्रोडक्ट को बेचना पसंद करूंगा, जिसमें से वहां पे मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अगर एक आधा ऐसा प्रोडक्ट है दोस्तों जिसमें से वहां पे मुझे कम प्रॉफिट मिल रहा है, तो क्या वो गुड्स को मैं बेचना पसंद करूंगा, क्या बोलो नहीं करूंगा। तो इसके ऊपर भी वहां पे मेरा क्या रहता है, बोलो सप्लाई डिपेंडेंट होता है। तीसरा यहाँ पे देखो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, उसके ऊपर भी मेरा सप्लाई वहां पे डिपेंडेंट है। अगर मैं वहां पे समझो ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो सप्लाई भी बढ़ेगा, यस और नो। चौथा इंडस्ट्रियल रिलेशन, और पांचवा यहाँ पे क्या है बोलो अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अगर ये सारे फैक्टर दोस्तों हमारे लिए अगर फेवरेबल रहेंगे तो वहां पे अपना सप्लाई बढ़ जाएगा, और अगर ये फैक्टर अगर अनफेवरेबल रहेंगे तो मेरा सप्लाई वहां पे कम हो जाएगा, ठीक है। मैं वापस बोल रहा हूं दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना ये वहां पे जेन्युइनली क्या है बोलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको अच्छे से वहां पे समझ लेना, और ये पॉइंट जो है ना ये लिख लिख के वहां पे आप लोग क्या करना प्रैक्टिस कर देना, ठीक है। तो याद रखना डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई आपको ऐसा भी आएगा कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच सप्लाई इज डिपेंडेंट, तो वहां पे आपको यही 8 पॉइंट वहां पे लिखना है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को यहाँ पे मैंने जो भी सिखाया आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ओके। चलो फिर दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। सो दोस्तों आज का ये जो भी मेरा वीडियो होगा, तो इस वीडियो के अंदर वहां पे मैं आप सभी लोगों को आपका जो चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है सप्लाई एनालिसिस, तो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है वहां पे लॉ ऑफ सप्लाई, तो वो आपको मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा। और फिर उसके बाद दोस्तों वहां पे मैं आप सभी लोगों को एजम्पशंस ऑफ द लॉ जो है, मतलब ऐसे कौन से चीजें वहां पे हमको ध्यान में रखनी पड़ती है तभी वहां पे हमारा लॉ ऑफ सप्लाई सेटिस्फाई होगा, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे क्या करूंगा बोलो पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान देना, पूरा वहां पे आप लोग कॉन्सेंट्रेट कर देना, ठीक है। सो देखो यार दोस्तों, यहाँ पे अपन सबसे पहले देखेंगे लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में, ठीक है। तो अभी देखो पहली बात इतना याद रखना दोस्तों कि जो भी आपका लॉ ऑफ सप्लाई है ना, तो ये लॉ ऑफ सप्लाई जिन्होंने लाया हुआ है उनका नाम है दोस्तों यहाँ पे अल्फ्रेड मार्शल। किसने लाया मुझे बोले यहाँ पे, तो जो भी अपना लॉ ऑफ सप्लाई है दोस्तों वो आपका एक अल्फ्रेड मार्शल नाम के जो अपने इकोनॉमिस्ट है उन्होंने ये लेके आए हुआ है। और वो अल्फ्रेड मार्शल जी ने एक बुक लिखा है जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। कौन सा बुक लिखा है यहाँ पे मुझे बोलो, चलो जल्दी सब लोग जल्दी से। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स नाम का उन्होंने एक बुक लिखा है जो उन्होंने पब्लिश किया था 1890 में। तो इसके अंदर उन्होंने वापस ये लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में हमको क्या किया बोलो उन्होंने बोला हुआ है। बोलो इतना समझा क्या नहीं, यस और नो जल्दी से बताओ। तो अगर आपको आप एग्जाम में पूछेंगे कि व्हाट इज द लॉ ऑफ सप्लाई, तो वहां पे आप क्या लिखोगे, लॉ ऑफ सप्लाई इज वन ऑफ द लॉ which is given by Mr. Alfred Marshall, ठीक है, या प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल in his book Principles of Economics which is published on 1890, ठीक है। इतना आपको वहां पे याद रखना है। अभी देखो तो लॉ ऑफ सप्लाई वहां पे एग्जैक्टली क्या बात करता है, तो लॉ ऑफ सप्लाई वहां पे बात करता है दोस्तों आपके किसी भी गुड्स के प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड के बारे में। किसके बारे में बात करता है यहाँ पे मुझे बोलो, वो किसी भी गुड्स के प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बारे में यहाँ पे वो हमारे साथ डिस्कस करेगा, ठीक है। अभी एक बात हमेशा रखना दोस्तों कि अगर आपको लगता है ना कि वहां पे आपका लॉ ऑफ सप्लाई जो है सेटिस्फाई होना चाहिए, तो वो केस में वहां पे आप सभी लोगों के जो भी अदर फैक्टर्स है, अदर फैक्टर्स मतलब के जो अपन ने देखो डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई देखे थे ना, जिसके आप अंदर अपन ने देखा था, देखो आप जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी देखा था, फिर प्राइस ऑफ अदर गुड्स अपन ने वहां पे देखे थे, ओके, गवर्नमेंट पॉलिसी देखा था। तो ये जो तुम्हारे सारे बाकी की चीजें ये तुम्हारी वहां पे कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी तुम्हारा वहां पे लॉ ऑफ सप्लाई क्या होगा बोलो सेटिस्फाई हो जाएगा। हमेशा याद रखना लॉ ऑफ सप्लाई मतलब प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, बस इसके बारे में यहाँ पे हमको क्या करना है बोलो डिस्कस करना है, ठीक है। तो देखो उन्होंने क्या दिया है, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स मतलब क्या, डिटर्मिनेंट्स ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी का अगर प्राइस ज्यादा होगा तो उसका क्वांटिटी सप्लाई भी क्या होगा ज्यादा होगा, समझा क्या, प्राइस ज्यादा सप्लाई ज्यादा, प्राइस कम सप्लाई कम, याद रहेगा पक्का। तो देखो मोर इज द क्वांटिटी सप्लाइड, लोअर इज द, सॉरी माय मिस्टेक, देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, हायर द प्राइस हायर इज द क्वांटिटी सप्लाइड एंड लोअर इज द प्राइस लोअर इज द क्वांटिटी सप्लाइड। ये रूल वहां पे आप लोगों को क्या करना है बोले याद रखना है, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रहा है, in simple words other factors remaining constant, a rise in the price results in the rise in the quantity supplied and vice versa, ठीक है। तो देखो यहाँ पे उन्होंने हमको एक सिंबॉलिकली बोला हुआ है, SX मतलब क्या, सप्लाई ऑफ कमोडिटी X, SX मतलब क्या, सप्लाई ऑफ कमोडिटी X
इज डिपेंडेंट ऑन द, क्या यहाँ पे देखो ये सप्लाई ऑफ कमोडिटी इज इक्वल टू एफ, मतलब क्या, फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है। तो किस यहाँ पे कमोडिटी एक्स का जो सप्लाई है वो किसके ऊपर डिपेंड है, बोलो कमोडिटी एक्स के प्राइस के ऊपर वहां पे डिपेंडेंट रहेगा। बोलो समझा क्या नहीं समझा। तो अगर आपको लॉ ऑफ सप्लाई पूछा दोस्तों तो क्या आप इसको बोल सकते हो, क्या बोलो, यस सर बोल देंगे, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट वाला यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट है दोस्तों, एजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई। कौन सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, मुझे बोला जल्दी से, एजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई आपका यहाँ पे नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। अभी इतना याद रखो दोस्तों, एजम्पशंस मतलब क्या, बोलो कि यहाँ पे हमको कुछ चीजों को है ना कांस्टेंट रखना पड़ेगा। एजम्पशंस मतलब क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ, तो यहाँ पे हमको कुछ चीजों को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अगर मुझे लॉ ऑफ सप्लाई वहां पे सेटिस्फाई करना है तो मुझे ये चीजों को वहां पे कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तभी तुम्हारा लॉ ऑफ सप्लाई वहां पे सेटिस्फाई होगा, अदरवाइज तुम्हारा लॉ ऑफ सप्लाई वहां पे सेटिस्फाई नहीं होगा। बोलो समझा क्या नहीं समझा। ओके अभी सुनो, तो सबसे पहले इतना याद रखना दोस्तों कि जो भी आपका एजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई ना, तो इसके अंदर जो पॉइंट्स है ना वो तुम्हारे डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई के ही यहाँ पे उन्होंने क्या किए, बोलो पॉइंट हमको दिए हुए, ठीक है। तो पहला देखो, यहाँ पे पहला एजम्पशन है कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब क्या समझो, देखो दोस्तों वो क्या बोलता है कि जो भी तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना वो तुम्हारा कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर वो चेंज हुआ तो अपन ने देखा था ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम हुआ तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, सप्लाई बढ़ेगा, यस और नो। तो वो क्या बोल रहे हैं वहां पे कि बाबा तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तुम क्या करो, कांस्टेंट रखो, तभी वहां पे हम लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा वहां पे उन्होंने हमको दिया दोस्तों टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अभी मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ था कि अगर वहां पे अपन ने अगर भारी प्रोडक्शन का अगर कोई टेक्निक लाया तो वो केस में क्या हो जाएगा, बोलो तुम्हारा जो प्रोडक्शन का पर यूनिट कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा, साथ साथ में तुम्हारे ज्यादा आउटपुट वहां पे क्रिएट होंगे तो तुम्हारा सप्लाई वहां पे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखो सीधा है भैया, एजम्पशन में वहां पे हमको जो भी डिटर्मिनेंट्स देना वो यहाँ पे हमको कांस्टेंट रखना है। तो उसके अंदर अगर कोई भी चेंज नहीं आया तो वो हमारे एजम्पशंस वहां पे बन जाएंगे, ठीक है। तो सेकंड यहाँ पे उन्होंने दिया हमको कांस्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। मतलब पहले आप वहां पे जो भी टेक्निक से प्रोडक्शन करते थे किसी भी गुड्स का, अभी भी वहां पे आपको क्या करना है, बोलो वही प्रोडक्शन का टेक्निक यूज करना है, ठीक है। तीसरा नो चेंज इन द वेदर कंडीशन, ये यहाँ पे आप नेचुरल कंडीशन भी बोल सकते हो, ठीक है ना। मतलब आपका हर टाइम पे जैसा जिस तरीके का नेचुरल कंडीशन होता है, जिस तरीके का वेदर होता है, ये टाइम पे भी आपका वेदर वैसा ही होना चाहिए। मतलब वहां पे जो तुम्हारा सप्लाइड रहे, क्वांटिटी सप्लाइड जो रहेगा या जो भी तुम्हारा प्रोडक्शन रहेगा वो तुम्हारा वहां पे क्या रहेगा, बोलो फिक्स रहेगा, ठीक है। हमको बस इतना ही याद रखना है दोस्तों कि है ना, अगर मुझे लॉ ऑफ सप्लाई अगर सच में सेटिस्फाई होना चाहिए ऐसा अगर लगता होगा, ठीक है, तो वो केस में दोस्तों, तो वो केस में वहां पे हम लोगों को है ना प्राइस यानी क्वांटिटी सप्लाइड जो है इसके बारे में वहां पे मुझे डिस्कस करना है, बरोबर है क्या। बाकी की जो भी चीजें दोस्तों वो मुझे वहां पे क्या करनी है, मुझे बोलो, तो वो सारी चीजें दोस्तों वहां पे मुझे कांस्टेंट रखनी, इतना बस आप लोगों को वहां पे क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, नो चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी मतलब क्या है कि जो भी गवर्नमेंट की टैक्सेशन वगैरह की चीजें हैं या जो भी सब्सिडी वगैरह की चीजें हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने उनकी जो पॉलिसी पहले थी वैसे ही उसने क्या करनी चाहिए, बोलो कांस्टेंट रखनी चाहिए। आगे देखो नो चेंज इन द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। मतलब देखो ना, अभी मान लो फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अगर कम हो गया तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा वगैरह वगैरह, राइट। तो यहाँ पे हमारा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी क्या होना चाहिए, बोलो कांस्टेंट होना चाहिए। मैं आपको दोस्तों ये देखो, ये इसलिए ऊपर ऊपर सारी चीजें करवा रहा हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें ना बेटा वो एग्जैक्टली आपके डिटर्मिनेंट जैसी है, सिर्फ डिटर्मिनेंट के जो भी पॉइंट्स है ना वो आपको यहाँ पे कांस्टेंट रखना है, ठीक है। आप आगे देखो क्या दिया, प्राइजेस ऑफ अदर गुड्स रिमेन कांस्टेंट। अगर मान लो फॉर एग्जांपल दूसरे गुड्स अगर वहां पे सस्ते हो गए तो मेरे को मतलब वहां पे मुझे ज्यादा प्रॉफिट में, देखो सीधी बात है ध्यान देना, मान लो वहां पे मैं क्या करता हूँ, मैं एक फ्रूट वाला हूँ, ठीक है, मैं वहां पे मान लो लोगों को एप्पल बेच रहा हूँ। अभी देखो मान लो फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, जो दूसरे गुड्स है ना तो वो वहां पे क्या हो गए, सस्ते हो गए बहुत, ठीक है। तो अगर दूसरे गुड्स अगर मुझे सस्ते में बेचना पड़ेगा तो मुझे उसमें से मिलने वाला प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बोलो कम हो जाएगा कि नहीं, यस सर। तो हमेशा याद रखना दोस्तों कि अगर बाकी के गुड्स का प्राइस अगर कांस्टेंट रहेगा तो तुम्हारा मिलने वाला प्रॉफिट वगैरह भी क्या रहेगा, यहाँ पे मुझे बोलो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इसलिए वहां पे तुम्हारे दूसरे गुड्स का जो प्राइस है ना वो कांस्टेंट होना चाहिए। अगर दूसरे गुड्स का मान लो प्राइस अगर एकदम से बढ़ गया तो आप फिर क्या करोगे, ये जो आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है वो शायद नहीं बेचोगे, क्योंकि दूसरे गुड्स का प्राइस बढ़ा, मतलब वहां पे आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो ऑब्वियसली एज ए सप्लायर करके आप वही गुड्स को बेचना पसंद करोगे ना जिसमें से आपको ज्यादा पैसा मिल रहा है, समझा कि। इसलिए वहां पे वो क्या बोल रहा है, प्राइजेस ऑफ अदर गुड्स रिमेन व्हाट, कांस्टेंट, ठीक है।
आणि आगे नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइजेस। तो यहाँ पे बाबा सेलर जो है या जो सप्लायर है वो ये बोल रहा है कि बाबा हमारा जो भी वहाँ पे मतलब गुड्स के प्राइजेस वगैरह ना वो फ्यूचर में वहाँ पे उतने ही रहेंगे, फ्यूचर का यहाँ पे कोई प्रेडिक्शन नहीं। क्योंकि आपने ने देखा था, देखो कि अगर उसको ऐसा लग रहा है कि बाबा फ्यूचर में अगर गुड्स के प्राइसेस में भी बढ़ेंगे तो वहां पे फिर आज कोई भी इंसान सप्लाई नहीं करेगा और फ्यूचर में सप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें ना बेटा ये हमको यहाँ पे क्या करनी है, कांस्टेंट रखनी है। वापस बोल रहा हूं दोस्तों, एक बार डिटर्मिनेंट्स के जो पॉइंट है अदर फैक्टर छोड़ के, देखो जो आपके टोटल मिला के 8 पॉइंट है ना डिटर्मिनेंट के, उसमें से अदर फैक्टर छोड़ दो, बाकी के सारे आपके एजम्पशंस में कवर हो जाएंगे। सिर्फ एजम्पशन में वहां पे आपको पहले नो चेंज लगाना है, ठीक है। आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझा होगा। और देखो यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई अगर आपको पूछेंगे तो आपको ये जो यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है क्या, ये डायग्राम वहां पे आपको बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। हमेशा याद रखना दोस्तों, प्राइस यानी क्वांटिटी सप्लाइड का जो भी रिलेशनशिप रहेगा वो तुम्हारा वहां पे पॉजिटिव रिलेशनशिप रहेगा, ठीक है। तो जब भी तुम्हारा प्राइस बढ़ेगा तो तुम्हारा क्वांटिटी सप्लाइड भी वहां पे क्या होगा, बोलो बढ़ जाएगा। और हमेशा याद रखना सप्लाई कर जो है ना तुम्हारा लेफ्ट टू राइट कैसा रहता है, बोले यहाँ पे अपवर्ड रहता है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये लेक्चर के अंदर मैंने वहां पे जितनी भी चीजें सिखाई वो आप लोगों को वहां पे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मैं आपको जितना भी पढ़ाता हूँ दोस्तों, आप सभी लोगों से बस इतनी ही मेरी एक्सपेक्टेशन है कि जितना मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो प्लीज सारी चीजें वहां पे आप लोग एक बार रिवाइज करते जाओ, ठीक है। वीडियो देखा, टेक्स्ट बुक में से बस एक बार इसको पढ़ लेने का, ठीक है। चलो तो थैंक यू सो मच दिन दोस्तों, मिलते हैं फिर अपन अपने अगले वाले वीडियो में। तो अभी आज का ये जो मेरा वीडियो होगा ना, इस वीडियो के अंदर यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को आपका जो अगला वाला कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई, वो आपको यहाँ पे मैं क्या करने वाला बोलो, डिस्कस करने वाला हूं। तो अच्छे से ध्यान देना। देखो दोस्तों, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर वहां पे आपको इतना याद रखना है, इसका मतलब ये होता है कि ये ऐसे कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे, ये आपको कुछ ऐसी चीजें उन्होंने दी हुई है जहां पे आपका लॉ ऑफ सप्लाई लागू नहीं होगा, वहां पे आपका लॉ ऑफ सप्लाई कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो देखो इसके अंदर है दोस्तों, उन्होंने वहां पे हमको टोटल मिला के 5 पॉइंट्स बोले हुए। कितने पॉइंट्स यहाँ पे मुझे बोले, जल्दी से बोलो। 5 पॉइंट्स यहाँ पे उन्होंने बोले हुए एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई में, जिसमें से पहला वाला जो यहाँ पे पॉइंट है वो है आपका यहाँ पे सप्लाई ऑफ लेबर। कौन सा पॉइंट है यहाँ पे मुझे बोलो, सप्लाई ऑफ लेबर वाला यहाँ पे पहला पॉइंट है। दूसरा उन्होंने यहाँ पे हमको दिया, देखो दोस्तों, एग्रीकल्चरल गुड्स। दूसरा कौन सा पॉइंट यहाँ पे उन्होंने मुझे दिया, बोलो एग्रीकल्चरल गुड्स। तीसरा यहाँ पे उन्होंने मुझे पॉइंट दिया दोस्तों, अर्जेंट नीड फॉर कैश। चौथा दिया पेरिशेबल गुड्स और पांचवा दिया रेयर गुड्स, ठीक है। अभी अपन यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, जो भी आपके अलग अलग पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो तो सबसे पहले आ जाओ दोस्तों जल्दी से सप्लाई ऑफ लेबर के ऊपर। अभी देखो पहली बात इतना याद रखना दोस्तों, यहाँ पे जो लेबर सप्लाई दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या होता है समझो। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि कोई भी वर्कर ये एग्जैक्टली वहां पे कितने आवर्स काम कर रहे हैं उसको अपन वहां पे बोलते हैं लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई मतलब क्या, देखो उन्होंने क्या दिया है, लेबर सप्लाई इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ आवर दैट वर्कर्स आर रेडी टू वर्क एट द गिवन वेज रेट, ठीक है। जैसे देखो मान लो फॉर एग्जांपल अपना एक स्टूडेंट है जिसका नाम है तुषार, ठीक है। अभी मान लो तुषार बाबू को वहां पे मैं ना 1 घंटे के 50 रुपया पे करता हूँ काम करने के, ओके। तो अभी देखो मैंने उसको वहां पे क्या बोला, भैया रुक, तेरे को मैं क्या करता ना, अभी तू मान ले कि एक दिन में वहां पे 8 घंटे काम करते, तो 50 × 8 कितना, 400 रुपया मैं तुझे देता हूँ। एक काम कर, चल आज से मैं तुझे वहां पे 700 रुपए देता हूँ, चल ज्यादा काम कर। तो करेगा क्या, बोलो 100% करेगा, समझा क्या। तो हमेशा रखना दोस्तों, लेबर सप्लाई मतलब क्या कि कोई भी वर्कर, कोई भी इंसान वहां पे वो कितना टाइम काम कर रहा है एट द गिवन वेज रेट, उसको अपन वहां पे क्या बोलते हैं, बोलो लेबर सप्लाई बोलते हैं, ठीक है। तो देखो आप अगर देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे उन्होंने आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, प्लीज अच्छे से ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये। तो इतना याद रखना दोस्तों, यहाँ पे जो ए से लेके ए तक हुआ है ना, ए से लेके ए तक, राइट। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हुआ है, जो लेबर का सप्लाई है ना, मतलब वो पहले जितना टाइम यहाँ पे काम करता था, अभी वो ज्यादा टाइम के लिए पहले से काम करने के लिए तैयार हो गया, ठीक है। बट अभी क्या होगा, एक बार अगर आपने वहां पे मान लो फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, लोगों को अगर आपने वहां पे पैसा बढ़ा के दे दिया, तो वहां पे क्या होगा, वेरी फर्स्ट टाइम आप जब भी वहां पे रेट को बढ़ाओगे तो वहां पे ज्यादा टाइम काम कर लेगा, ठीक है। बट उसके आगे अगर आप उसको वापस बोलोगे नहीं यार और पैसे इतना और काम कर, तो वो वैसा नहीं करेगा। वहां पे क्या होगा कि एक बार आपने उसको यहाँ पे पैसा दे दिया ना, यहाँ पे बढ़ा के, तो ये पॉइंट पे वो क्या करेगा, वहां पे थोड़ा सा जितना पैसा मिला है उसमें वो रेस्ट करने का है, उसमें वो खुश रहेगा। और आप उसको और पैसा दोगे तो वहां पे वो काम नहीं करेगा, ठीक है। मतलब एक पॉइंट ऐसे आता है दोस्तों जहां पे आप उसको कितना भी पैसा दो फिर भी वो वहां पे आपके पैसे से ज्यादा उसका लेजर या उसका जो रेस्ट है वो वहां पे प्रेफर करेगा,
और इसलिए वहां पे देखो ये जो तुम्हारा लेबर का कर्व है ना, लेबर सप्लाई का, ये तुम्हारा बैकवर्ड चले जाएगा, समझा क्या? तो इसलिए ये क्या है तुम्हारा, बोलो एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई है, याद रहेगा पक्का, राइट? पहले तुम्हारा लेबर सप्लाई लेबर बढ़ेगा, लेकिन बाद में वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है? तो इसलिए देखो ये जो भी अपना बाद में पीछे हुआ है दोस्तों, इसको अपन यहाँ पे बोलते हैं बैकवर्ड बेंड। क्या बोलते हैं, मुझे यहाँ पे बोलो, बैकवर्ड, पीछे जाना बोलते हैं, ठीक है? तो पहला पॉइंट याद रहेगा आपको, सप्लाई ऑफ लेबर, ये तुम्हारा क्या है बोलो यहाँ पे, लॉ ऑफ सप्लाई का एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन वहां पे माना जाएगा, ठीक है? अभी देखो दूसरा यहाँ पे उन्होंने हमको पॉइंट दिया दोस्तों, उसको अपन यहाँ पे बोलेंगे एग्रीकल्चरल गुड्स। कौन सा बोला, एग्रीकल्चरल गुड्स, ठीक है? अभी मुझे एक बात बोलो, एग्रीकल्चरल गुड्स मतलब क्या दोस्तों, ऐसे गुड्स जो यहाँ पे फार्म में बनते हैं, यस और नो? तो फार्म में बनने वाले गुड्स है कभी ना कभी नेचुरल कंडीशन जो भी है, वेदर का जो एटमोस्फियर है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, क्या नहीं बोलो, यस सर? तो वहां पे क्या होगा दोस्तों कि तुम वहां पे भले ही वो जो सप्लायर है, प्रोड्यूसर है, उसको वहां पे ज्यादा पैसा मिला, फिर भी वहां पे वो एग्रीकल्चरल गुड्स को और उसके मर्जी से नहीं बढ़ा सकता है वो टाइम पे, समझा कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि ये जो सारी चीज दोस्तों किसके ऊपर डिपेंड है, बोला अपने वेदर कंडीशन के ऊपर डिपेंड है, यस और नो? तो देखो उन्होंने क्या लिखा है, The law of supply does not apply to the agricultural goods as they are produced in a specific season। बराबर, जैसे मैंगो है समझो, तो आम का प्रोडक्शन कब होता है मुझे बोलो, जनरली अप्रैल से लेके आप समझ लो जुलाई तक अपन बोल सकते हैं, यस और नो? तो वो टाइम पे आपको वहां पे क्या मिलेगा, मैंगो मिलेगा। उसके बाद आप भले ही वहां पे कितना भी पैसा दो, फिर भी आपको शायद उसका प्रोडक्शन करके दे सकता है, क्या बोलो, कोई नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वहां पे वो हमको वो चीज को बनने के लिए जो वेदर कंडीशन है वैसा हमको नहीं मिलेगा, ठीक है? इसलिए यहाँ पे क्या है बोलो, तुम्हारा एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई है, ओके? तीसरा देखो उन्होंने वहां पे हमको क्या दिया दोस्तों, तीसरा उन्होंने वहां पे हमको दिया अर्जेंट नीड फॉर कैश। अभी देखो ना यार, बहुत बार ऐसे होता है कि नहीं कि बाबा अपने को वहां पे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो वो टाइम पे देखो हमको हमारा जो कोई प्रॉपर्टी वगैरह है या कोई भी जो गोल्ड वगैरह वो हमको बेचना पड़ेगा मार्केट में जाके, यस और नो? तो बहुत बार ऐसे होता है कि नहीं, बताओ, कि पैसे की अगर मुझे बहुत जरूरत है तो वो टाइम पे मुझे मिले वो रेट में मैं सामने वाले को क्या करूंगा, वो चीज बेच दूंगा और उसके पास से पैसा वहां पे ले लूंगा, बरोबर है क्या? तो तब ऐसा होगा क्या बोलो कि ज्यादा प्राइस इससे सप्लाई कर रहा हूं, तब ऐसा नहीं है। वहां पे हमको जरूरत है इसलिए वहां पे अपन क्या कर रहे बोलो, सप्लाई कर रहे हैं, वो चीज अपन बेच रहे हैं, ठीक है? तो ये तुम्हारा क्या रहेगा बोले यहाँ पे, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई रहेगा। अभी तक 3 पॉइंट सीखे, पहला कौन सा, सप्लाई ऑफ लेबर, दूसरा सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स, तीसरा अर्जेंट नीड फॉर कैश, ठीक है? उसके आगे यहाँ पे उन्होंने हमको दिया दोस्तों पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल मतलब क्या है, जो नाशवंत गुड्स है, ओके, जो खराब हो सकते हैं ऐसे गुड्स, ठीक है? तो देखो अभी मुझे एक बात बोलो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल दोस्तों मेरे पास कुछ वेजिटेबल्स है, तो ऐसा है क्या बोलो कि अगले हफ्ते में इसका प्राइस बढ़ेगा तो अगले हफ्ते तक मैं इसको संभाल के रखता हूं, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब ये जो गुड्स है ना दोस्तों, जो पेरिशेबल नेचर, जैसे मिल्क का प्रोडक्ट है, एग्स है, फिश है, मीट है, ये जो सारी चीज है, बरोबर, ये सारे कैसे होते बोला, अपने पेरिशेबल गुड्स होते। तो इसको अपन वहां पे प्राइस बढ़ने तक वेट नहीं कर सकते, जो भी प्राइस रहेगा वो प्राइस पे हमको गुड्स को वहां पे बेचना पड़ सकता है, ठीक है? तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे तुम्हारा लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता, इसलिए तुम्हारा क्या है बोले, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई वहां पे माना जाएगा, ठीक है? लास्ट में यहाँ पे देखो दोस्तों रेयर गुड्स। रेयर मतलब के जो एंटिक चीजें हैं, जो मतलब बहुत कम मिलती है, तो वहां पे आप पैसा देखिए भी आपको नहीं मिल सकती है, ठीक है? जैसे देखो ना, मान लो कोहिनूर का जो हीरा है वो एक ही ना, वो मोनालिसा की पेंटिंग है, वो कुछ लिमिटेड है, यस और नो? तो वहां पे आप पैसा देने के बावजूद भी उसको ले सकते हो क्या बोलो, नहीं ले सकते। मतलब कुछ गुड्स ऐसे होते हैं दोस्तों कि जो ऑलरेडी होते टाइम ही रेयर गुड्स है, तो वहां पे वो केस में आपका प्राइस बढ़ा तो भी सप्लाई बढ़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है? तो ये हमारे दोस्तों यहाँ पे क्या बोलो, कुछ 5 वहां पे एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई है, ठीक है? और देखो एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई के केस में दोस्तों जनरली याद रखना कि यहाँ पे हमारा लॉ ऑफ सप्लाई वहां पे एप्लीकेबल होगा क्या बोलो, नहीं होगा, ठीक है? और देखो ये केस में डायग्राम कैसा आएगा समझो। जनरली देखो तुम्हारा लॉ ऑफ सप्लाई का जो डायग्राम होता है, राइट, प्लीज अच्छे से ध्यान देना, वो तुम्हारा सप्लाई कर कुछ इस तरीके से होता था, बट एक्सेप्शन के केस में तुम्हारा सप्लाई कर वैसा नहीं रहेगा, तुम्हारा सप्लाई कर वे वापस डाउनलोड हो जाएगा। समझा क्या नहीं समझा मुझे बताओ? याद रहेगा पक्का मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ज्यादा प्राइस बढ़ा तो भी तुम वहां पे ज्यादा सप्लाई, जैसे यहाँ पे होता था ना, देखो ना यहाँ पे तुम्हारा ऐसे होता था कि नहीं बोलो, देखो मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ कि प्राइस बढ़ा तो तुम्हारा यहाँ पे सप्लाई भी बढ़ता था, यस और नो? बट यहाँ पे एक्सेप्शन के केस में ऐसे पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है?
तो आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को जो भी मैंने एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ माय मिस्टेक एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई का जो भी मैंने यहाँ पे आपको पॉइंट्स पढ़ाया, 5 पॉइंट आप याद रखो। एक बार रिवाइज करने का, चलो रिवाइज कर लेते हैं। सप्लाई ऑफ लेबर, एग्रीकल्चरल गुड्स, तीसरा अपन ने वहां पे कौन सा देखा था, मुझे बोलो, अर्जेंट नीड फॉर कैश, पेरिशेबल गुड्स, यानी पांचवा रेयर गुड्स। ठीक है, आपके वहां पे 5 है दोस्तों एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। आपको ऐसा आएगा बोला क्या, व्हाट इज लॉ ऑफ सप्लाई, राइट, व्हाट आर इट्स एक्सेप्शन, आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एकदम ताकत से ये सारी चीजें वहां पे लिख देने का। ठीक है, चलो तो थैंक यू सो मच देन दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको मैंने ये वीडियो के अंदर वहां पे जो भी चीजें एक्सप्लेन की वो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मिलते फिर अपन दोस्तों अपने अगले वाले वीडियो में। सो देखो अभी आज का जो भी मेरा लेक्चर होगा दोस्तों, तो आज के इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है यहाँ पे आपका वेरिएशंस इन सप्लाई, एंड दूसरा वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट है उसका नाम है यहाँ पे चेंज इन सप्लाई। ठीक है, या चेंजेस इन सप्लाई। तो ये जो टॉपिक है ना दोस्तों, ये यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को क्या करूंगा बोलो, सिखाने वाला हूँ। तो प्लीज यहाँ पे आप सभी लोग क्या करना, अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, अभी देखो दोस्तों, वेरिएशन इन सप्लाई एंड चेंज इन सप्लाई, ये पहले बात इतना आप लोग याद रखना दोस्तों कि भले ही वहां पे आपका वेरिएशन इन सप्लाई होने दो या भले ही वहां पे आपका चेंज इन सप्लाई होने दो, ये दोनों वाले जो आपके कॉन्सेप्ट्स रहेंगे ना, तो दोनों कॉन्सेप्ट में वहां पे आपका जो क्वांटिटी सप्लाइड होगा, ठीक है, मतलब आप जितना भी वहां पे क्वांटिटी को सप्लाई करते थे, ओके, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट में वहां पे आपका क्वांटिटी सप्लाइड क्या होगा, मुझे बोलो, चेंज होगा। ठीक है, सिर्फ इतना आप लोगों को याद रखना है कि बाबा वेरिएशन के केस में क्वांटिटी सप्लाई होने की जो वजह है वो अलग रहेगी, और चेंजेस के केस में क्वांटिटी सप्लाई को चेंज होने की जो वजह रहेगी वो अलग रहेगी। ठीक है, तो अभी मैं आपको क्या करूंगा, ध्यान देना, मैं यहाँ पे आप सभी लोगों को इन दोस्तों वो जो दोनों कॉन्सेप्ट है ना, वो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्या करने वाला हूँ, बोले एक्सप्लेन करने वाला हूँ, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना। ठीक है, अभी देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर अपन देखेंगे ना, तो पहले वाला अपन कॉन्सेप्ट कौन सा था, मुझे बोले यहाँ पे वेरिएशंस इन सप्लाई वाला पहले वाला कॉन्सेप्ट था। ठीक है, और सेकंड कौन सा कॉन्सेप्ट था, मुझे यहाँ पे बोलो, चेंजेस इन सप्लाई। कौन सा था, बोलो, चेंजेस इन सप्लाई। ठीक है, अभी ना मैं यहाँ पे जो भी चीजें लिखूंगा ना दोस्तों वीडियो के बाद में, वहां पे आप सभी लोग क्या कर देने, सारी चीजें आपके टेक्स्ट बुक के अंदर वहां पे लिख लेना एक शॉर्टकट तरीके से, मतलब वहां पे आपको क्या हो जाएगा ना, ये चीजें जो है आपको लंबे समय तक वहां पे याद रहेगी। ठीक है, तो देखो यार, पहली बात आप लोगों को इतना याद रखना है दोस्तों कि जो भी आपका वेरिएशन इन सप्लाई है ना, तो ये केस में यहाँ पे क्या होगा, तो आपका क्वांटिटी सप्लाइड का जो भी चेंज होगा ना, वो वहां पे होगा ड्यू टू चेंज इन द प्राइस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं बाजार में वहां पे अगर कोका कोला लेने को जा रहा हूँ, और मान लो फॉर एग्जांपल, या मान लो मैं एक आधा प्रोड्यूसर हूँ, ठीक है, या सप्लायर हूँ, और मान लो कि मैं वहां पे क्या कर रहा हूँ, कोका कोला का सेल कर रहा हूँ। ठीक है, तो वहां पे मेरे कोका कोला का जो मैं सेल करूंगा वहां पे, तो उसका क्वांटिटी का चेंज होने का रीजन क्या रहेगा, मुझे यहाँ पे बोलो, प्राइस कोका कोला की रहेगी खुद की। ठीक है, तो इतना याद रखना दोस्तों, कोका कोला का खुद का प्राइस अगर चेंज हो जाता है तो मेरा क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हो जाएगा, बोलो, चेंज हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना, प्राइस के चेंज होने की वजह से अगर क्वांटिटी सप्लाइड अगर चेंज हो रहा है, तो ये वाले कॉन्सेप्ट को अपन यहाँ पे क्या बोलते, बोलो, वेरिएशंस इन सप्लाई बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इतना आप लोग हमेशा याद रखना दोस्तों कि यहाँ पे आपके जो अदर फैक्टर्स रहते हैं ना, अदर फैक्टर्स मतलब क्या, जैसे देखो गवर्नमेंट पॉलिसी हो गया, टेस्ट, हैबिट एंड प्रेफरेंस वगैरह हो गया। ठीक है, ये जो चीज है ना, राइट, तो यहाँ पे ये क्या रहेगी, बोलो, हमारी कांस्टेंट रह जाएगी। ठीक है, जैसे अपन देखो सप्लाई में वहां पे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई देखा था, तो वहां पे अपन ये देखा था, देखो कि जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, बरोबर है क्या, तो ये जो चीज है ना, ये यहाँ पे मेरी क्या रहेगी, मुझे बोलो, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो इतना याद रखना, वेरिएशन के केस में वहां पे जो भी तुम्हारा क्वांटिटी सप्लाइड चेंज हो जाएगा वो तुम्हारे गुड्स के प्राइस के चेंज होने की वजह से होगा। ठीक है, और दूसरा अपना क्या रहता है, बोलो, चेंजेस इन सप्लाई। तो चेंजेस इन सप्लाई में वहां पे क्या होगा कि यहाँ पे भी आपका क्वांटिटी सप्लाइड जो है ना वो चेंज हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे होने वाला क्वांटिटी सप्लाइड का जो चेंज रहेगा ना, वो किसकी वजह से रहेगा, बोलो, तो ड्यू टू चेंज इन द अदर फैक्टर्स। ठीक है, जैसे प्रोडक्शन का कॉस्ट चेंज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट चेंज हो गया, या मान लो फॉर एग्जांपल अपन ने वहाँ पे अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी लिया, गवर्नमेंट पॉलिसीज वहाँ पे चेंज हो गए। ठीक है, तो इसको अपन वहाँ पे क्या बोलेंगे, बोलो, अदर फैक्टर्स बोलेंगे। तो अगर ऐसे अदर फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से अगर मेरा क्वांटिटी सप्लाइड चेंज हो रहा है, तो उसको अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं, बोलो, चेंजेस इन सप्लाई बोलते हैं। ठीक है, और हमेशा याद रखना, ये केस में जो भी गुड्स का प्राइस होता है वो यहाँ पे क्या रहता है, मुझे बोलो, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे गुड्स का प्राइस क्या रहेगा, बोलो, कांस्टेंट रहेगा। इतना याद रहेगा कि मुझे बताओ। ठीक है, अभी देखो दोस्तों, जब भी मैं आप सभी लोगों के साथ वहां पे वेरिएशन इन सप्लाई की बात करूंगा ना,
तो इसके अंदर वहां पे ना अपने दो चीजें हो सकती है। कितनी चीजें होगी मुझे बोलो, यहाँ पे अपनी दो चीजें हो सकती है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे जो होगा ना वो आपका यहाँ पे होगा एक्सपांशन इन सप्लाई, ओके। वेरिएशन के केस में सबसे पहले यहाँ पे आपका क्या होगा मुझे बोलो, एक्सपांशन इन सप्लाई वाला एक टाइप हो सकता है। और दूसरा यहाँ पे अपना होता है दोस्तों कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। दूसरा कौन सा होता है यहाँ पे मुझे बोलो, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई होता है, ठीक है। और उसी तरीके से चेंजेस की अगर मैं बात करूं ना तो यहाँ पे अपना पहला होता है इंक्रीज इन सप्लाई। पहला कौन सा होता है यहाँ पे मुझे बोलो, अपना इंक्रीज इन सप्लाई होता है। और सेकेंड वाला यहाँ पे अपना होता है दोस्तों डिक्रीज इन सप्लाई। सेकेंड वाला कौन सा होता है मुझे यहाँ पे बोलो, डिक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। ऐसे वहां पे क्या होते हैं बोलो, टाइप्स होते हैं, ओके। मैंने आपको वापस बोल रहा हूँ, वेरिएशन में कितने टाइप्स, दो टाइप, एक्सपांशन यानी कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। एंड चेंजेस में कितने बोलो, दो टाइप, इंक्रीज एंड डिक्रीज, ओके। अभी यहाँ पे एक्सपांशन मतलब क्या होगा तो ध्यान देना। एक्सपांशन मतलब ऐसे होगा दोस्तों कि बाबा यहाँ पे अगर गुड्स का प्राइस मान लो बढ़ जाता है तो तुम्हारा क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या होगा बोलो, बढ़ जाएगा। देखो ना, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, ओके। अभी मान लो कि मेरे दुकान में वहां पे जो भी सामान मैंने रखा हुआ है, तो अगर उसका प्राइस अगर बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली मैं उसका सप्लाई ज्यादा करूंगा। पूछो क्यों? क्योंकि वहां पे अगर मेरा प्राइस अगर बढ़ता है तो मुझे वहां पे प्रॉफिट भी ज्यादा मिल जाएगा। यस और नो? तो हमेशा याद रखना दोस्तों, लॉ ऑफ सप्लाई में वहां पे क्या होता है पता है क्या, कि वहां पे प्राइस अगर बढ़ा तो सप्लाई भी बढ़ता है, ठीक है। यानी कॉन्ट्रैक्शन में कैसे होगा, गुड्स का प्राइस वहां पे कम होने की वजह से तुम्हारा क्वांटिटी सप्लाइड भी यहाँ पे क्या हो जाएगा मुझे बोलो, कम हो जाएगा। तो उसको अपन वहां पे क्या बोलते बोलो, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई बोलते, ठीक है। हमेशा याद रखना दोस्तों, सप्लाई के केस में प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड का जो भी रिलेशन है वो वहां पे पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। कैसा होता है मुझे वहां पे बोला, जिसे पॉजिटिव रिलेशनशिप वहां पे होगा, ठीक है। और वैसे ही अगर मैं यहाँ पे इंक्रीज इन सप्लाई के बारे में बात करूँ ना, तो इंक्रीज इन सप्लाई में वहां पे क्या होगा पता है क्या, कि अगर मेरे अदर फैक्टर जो भी है, अगर इसके अंदर मान लो मेरे अगर फेवरेबल चेंजेस आते हैं, कैसे चेंजेस आते हैं मुझे यहाँ पे बोलो, अदर फैक्टर्स में अगर फेवरेबल चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो वो केस में मेरा वहां पे क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हो जाएगा मुझे बोलो, इंक्रीज हो जाएगा, ओके। उसको अपन क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन सप्लाई बोलेंगे। एंड डिक्रीज इन सप्लाई मतलब क्या, कि मेरे वहां पे जो भी अदर फैक्टर्स है, अगर ये अदर फैक्टर्स में मान लो अगर कोई अनफेवरेबल चेंज अगर आता है, कैसा चेंज आता है मुझे यहाँ पे बोलो, अनफेवरेबल चेंज। जैसे फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाना, ओके, या मान लो कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाना, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ जाना, तो इसकी वजह से वहां पे क्या हो जाएगा बोलो, मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा सप्लायर का। यस और नो? तो अगर अदर फैक्टर में अनफेवरेबल चेंजेस अगर आते हैं तो उसकी वजह से अपना क्वांटिटी सप्लाइड यहाँ पे क्या होगा बोलो, कम हो जाता है, ठीक है। इसको अपन वहां पे क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन सप्लाई बोलेंगे, समझा। और याद रखना दोस्तों, ये दोनों केस में भले ही आपका इंक्रीज रहने दो या डिक्रीज रहने दो, ठीक है, दोनों केस में यहाँ पे आपके गुड्स का प्राइस जो भी रहेगा वो क्या रहेगा मुझे यहाँ पे बोलो, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपका प्राइस क्या रहेगा मुझे बोलो, कांस्टेंट रहेगा। इतना बस आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है, ठीक है ना। उसी तरीके से जो भी एक्सपांशन यानी कॉन्ट्रैक्शन था, तो एक्सपांशन में यहाँ पे आपका क्या कांस्टेंट रहेगा बोलो, तो आपके जो अदर फैक्टर्स है वो आपके कांस्टेंट रहेंगे दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ पे भी आपका क्या कांस्टेंट रहेगा बोलो, अदर फैक्टर्स यहाँ पे कांस्टेंट रहेंगे। बोलो इतना समझ में आया क्या दोस्तों? ठीक है, मैं वापस बोल रहा हूँ, जितना भी मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ ना बेटा, ये टेबल वहां पे आप लोग जरूर लिख के रखना, इससे आपको वहां पे बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। चलो अभी अपन ना यहाँ पे एक्सपांशन इन सप्लाई की क्या करेंगे, थोड़ा सा डायग्राम निकाल के मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अभी जैसे देखो यार, मान लो ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा वहां पे x एक्सिस है, ठीक है। अभी हमेशा याद रखना दोस्तों, आपका जो भी x एक्सिस होता है ना, उसके ऊपर यहाँ पे क्या रहेगा, क्वांटिटी, मतलब यहाँ पे अपना रहेगा क्वांटिटी सप्लाइड, ओके। और यहाँ पे मेरा क्या रहेगा बोलो, यहाँ पे मेरा रहेगा प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ओके। अभी देखो यहाँ पे मान लो कि मैं लिखता हूँ जैसे 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 30 किलोग्राम एक्सेट्रा। यहाँ पे प्राइस लिखता हूँ 10 रुपया, 20 रुपया और 30 रुपया, ठीक है। अभी मैंने वहां पे आपको क्या बोला था दोस्तों, सप्लाई के केस में क्या होगा कि अगर प्राइस बढ़ा तो सप्लाई भी बढ़ेगा, बरोबर। तो मान लो वहां पे मेरा जो पहले प्राइस था ना वो 10 रुपया था, यानी मेरा क्वांटिटी सप्लाइड भी 10 था, मतलब यहाँ पे मेरा पॉइंट आता था, बरोबर। अभी यहाँ पे क्या हो गया बोलो, तो मान लो फॉर एग्जांपल प्राइस है ना 10 का, कितना हुआ यहाँ पे 20 हुआ, तो क्वांटिटी सप्लाइड भी मेरा बढ़ जाएगा। तो मेरा डायग्राम का पॉइंट कहाँ पे आएगा बोलो, यहाँ पे आएगा, यस और नो। अभी मान लो मेरा प्राइस यहाँ पे और इंक्रीज हो गया, तो क्वांटिटी सप्लाइड और बढ़ेगा, मतलब कहाँ पे आएगा मुझे बोलो, यहाँ पे आएगा। समझा मैंने आप लोगों को क्या बोला, राइट। तो अगर आप देखोगे दोस्तों, तो ये केस में जो भी आपका सप्लाई कर रहेगा वो कैसे रहेगा मुझे बोलो, लेफ्ट टू राइट
अपवर्ड रहेगा, लेफ्ट टू राइट कैसा रहेगा बोलो, अपवर्ड रहेगा। समझा मैंने आपको क्या बोला, ठीक है। तो यही देखो यहाँ पे क्या होगा ना, इधर से इधर ऐसा बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको ही अपन वहां पे क्या बोलते हैं बोलो, एक्सपांशन ऑफ सप्लाई या एक्सपांशन इन सप्लाई बोलते हैं, ठीक है। अभी कॉन्ट्रैक्शन के केस में कैसे होगा देखो, तो यहाँ पे वापस सेम, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या रहेगा, क्वांटिटी सप्लाइड रहेगा, ठीक है। और वाई एक्सिस पे क्या रहेगा, मुझे यहाँ पे बोलो प्राइस रहेगा, ठीक है ना। तो अभी देखो 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया यहाँ पे मैं मान लो लिखता हूँ, और यहाँ पे क्वांटिटी क्या आएगा, 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 30 किलोग्राम यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है। अभी पहले क्या था दोस्तों, मान लो प्राइस वहां पे पहले 30 था, तो क्वांटिटी सप्लाइड भी 30 होता था, ठीक है। अभी प्राइस क्या हो गया दोस्तों, 30 से 20 हो गया, तो मेरा सप्लाई भी वहां पे मार्केट में क्या हो जाएगा बोलो, कम हो जाएगा। मान लो और प्राइस वहां पे 20 से 10 हो गया, तो मेरा सप्लाई भी क्या हो जाएगा बोलो, और कम हो जाएगा। समझ में आया कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये केस में मेरा जो वहां पे सप्लाई का जो कर्व रहेगा ना, वो कैसे रहेगा देखो, ऊपर से नीचे आएगा यहाँ पे। समझा कि मैंने आपको क्या बोला, इधर से इधर चलेगा, क्लियर है कि इधर से इधर ऐसे आएगा वो, मतलब देखो ऐसे वाला आएगा, ठीक है। तो यही जो कॉन्सेप्ट होता है ना बेटा, इसको अपन वहां पे क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई या कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई अपन वहां पे बोल सकते हैं। समझ में आया क्या, हमेशा याद रखना, एक्सपांशन में वहां पे क्या रहेगा, तो लेफ्ट टू राइट अपवर्ड रहेगा, ये लिख के रखना बेटा, आपको बहुत काम को आएगा, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्शन के केस में कैसे होगा, राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड रहेगा बेटा। कॉन्ट्रैक्शन के केस में कैसे रहेगा, लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड रहेगा, ठीक है। ये बात वहां पे आप मार्क करके रख देना। समझ में आया मैंने आपको क्या बोला, ठीक है। अभी देखो अपन किसकी बात करेंगे, इंक्रीज इन सप्लाई की। ओके, देखो ये मेरा क्या है बोलो, वाई एक्सिस है दोस्तों, और ये मेरा मान लो वहां पे क्या है बोलो, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या रहता है, क्वांटिटी सप्लाइड रहता है, और वाई एक्सिस पे वहां पे मेरा क्या रहेगा, मुझे बोलो प्राइस ऑफ द कमोडिटी रहेगा, ठीक है। अभी मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला कि आपका प्राइस यहाँ पे कैसे रहेगा बोलो, कांस्टेंट रहेगा, बरोबर ना। मतलब देखो मान लो यहाँ पे आपका प्राइस क्या है बोलो, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा, ठीक है ना। इतना समझा। अभी देखो सप्लाई कर्व जनरली कैसे रहता है दोस्तों, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड रहता है, बरोबर। अभी यहाँ पे क्या हो गया, मुझे बोलो कि तुम्हारे अदर फैक्टर, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे आपका क्वांटिटी सप्लाइड है मान लो 20 यूनिट का, ठीक है। अभी क्या हो गया दोस्तों कि आपका है ना यहाँ पे अदर फैक्टर्स फेवरेबल चेंज आ गया, उसकी वजह से आपका क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो गया, चेंज हो गया। मान लो पहले 20 था, अभी आपका क्वांटिटी सप्लाइड यहाँ पे कितना हुआ बोलो, 30 हुआ, ठीक है ना। प्राइस तो आपका वहां पे क्या रहेगा, मुझे बोलो कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मेरा सप्लाई कर कैसा आएगा दोस्तों, पता है फिर, ये 30 है ना, मतलब मेरा सप्लाई कर ऐसा यहाँ पे आएगा। आपको समझा मैंने क्या बोला, मतलब अगर आप देखोगे दोस्तों तो इंक्रीज के केस में यहाँ पे जो सप्लाई कर्व पहले वाला था, पहले वाला कौन सा था देखो, मैं अभी यहाँ पे ड्रॉ करके बता रहा हूँ आपको ग्रीन से, ये आपका पहले वाला था, ठीक है ना। इसको मैं वापस चाहिए तो क्या करता हूँ, S1 लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ, S1, मतलब ये पुराना वाला था, ठीक है। और अभी जो आपको मैं ब्लू कलर से यहाँ पे हाईलाइट करके बता रहा हूँ दोस्तों, ये वाला, ये आपका क्या है बोलो, न्यू वाला है, तो इसको मैं वहां पे क्या लिखूंगा, S2 लिखता हूँ, चलेगा क्या। तो इंक्रीज के केस में क्या होगा दोस्तों, वहां पे जो आपका सप्लाई कर्व है ना, वो आपका वहां पे राइटवर्ड शिफ्ट होता है। कैसे होता है बोलो, राइटवर्ड। हमेशा याद रखना, जब सप्लाई कर्व पहले वाला कर्व छोड़ के आगे या पीछे जाता है ना, उसको अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं बोलो, शिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। और अगर आप पीछे वाले केस में देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा था, जगह पे ऊपर जा रहा था, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हो रहा था, जगह पे नीचे आ रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था, मुझे बोलो मूवमेंट हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा था दोस्तों, मूवमेंट हो रहा था, ठीक है। तो अगर मैं एक्सपांशन के केस में बात करूं तो यहाँ पे तुम्हारा मूवमेंट कैसे था, मुझे बोलो अपवर्ड मूवमेंट था। यहाँ पे मूवमेंट कैसे था दोस्तों, मुझे बोलो अपवर्ड मूवमेंट था। समझा क्या। अगर मैं कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात करूं तो यहाँ पे कैसा था दोस्तों, आपका इधर से इधर जा रहा था, बरोबर, जगह पे नीचे आ रहा था, ठीक है। तो इसको मैं वहां पे क्या बोलूंगा, डाउनवर्ड मूवमेंट बोलूंगा। लिख के रखना दोस्तों, मैं बोल रहा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कोई नहीं सिखाएगा ऐसा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाउनवर्ड मूवमेंट था, ठीक है। ये जो आगे मैंने लिख के दिया ना, तो सप्लाई कर्व चेंज हो रहा है, बरोबर है कि। तो इसको अपन वहां पे क्या बोलेंगे, बोले यहाँ पे फॉरवर्ड शिफ्ट बोलेंगे, फॉरवर्ड शिफ्ट बोलेंगे, समझा। पहले से जगह छोड़ के आगे जा रहे हैं तो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और चौथा देखो यहाँ पे अपन क्या करेंगे बोलो, इंपॉर्टेंट ये देखो, ये अपना यहाँ पे कौन सा है बोलो, डिक्रीज इन सप्लाई। तो देखो वापस वही, ये वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे क्या आएगा, क्वांटिटी सप्लाइड आएगा, ठीक है। एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, मुझे यहाँ पे बोलो प्राइस आएगा, ठीक है ना। अभी मैंने आपको क्या बोला, डिक्रीज के केस में अदर फैक्टर में कैसे चेंज आएंगे बोलो, अनफेवरेबल चेंज, ठीक है। इधर कैसा था ऊपर, मुझे बोलो इंक्रीज के केस में फेवरेबल चेंज था, यहाँ पे कैसे रहेगा बोलो, अनफेवरेबल।
तो मान लो पहले आपका क्वांटिटी सप्लाइड 20 था, तो मान लो आपका सप्लाई कर्व किधर इधर आता था पहले, ठीक है, ये आपका ओल्ड सप्लाई कर्व है मान लो। अभी क्या हुआ दोस्तों कि अभी है ना आपके जो भी अदर फैक्टर उसमें अनफेवरेबल चेंज आया, ठीक है, मतलब अपना सप्लाई जो पहले 20 था ना अभी कितना हो गया बोलो 10 हो गया। तो अभी 10 मतलब मेरा सप्लाई कर्व क्या हो जाएगा, पीछे आएगा इधर, ओके ना, ये मेरा न्यू सप्लाई कर्व है S2 वाला। समझा कि मैंने क्या बोला, मतलब अगर आप देखोगे दोस्तों तो पहले जो मेरा एक ग्रीन वाला सप्लाई कर्व था, अभी कुछ अनफेवरेबल चेंजेस की वजह से मेरा सप्लाई कर्व अभी क्या हो गया, पिंक हो गया, मान लो पीछे आ गया, बरोबर है क्या, यस और नो। तो ये केस में यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों तो सप्लाई कर्व में यहाँ पे क्या है मुझे बोलो शिफ्ट आया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे शिफ्ट कैसा रहेगा मुझे बोलो जल्दी से, यहाँ पे आपका बैकवर्ड शिफ्ट रहेगा, ठीक है। तो इतना याद रहेगा मुझे बताओ दोस्तों, एक काम करना, इसका स्क्रीनशॉट वहां पे निकाल के जरूर रखना, ठीक है, यानी ये चीजें आप आपके नोटबुक में यहाँ पे एक शॉर्ट नोट करके लिख के रखना, ये आपको यहाँ पे बहुत काम को आएगा। सारा समरी मैंने यहाँ पे आपको बना के दे दिया, ठीक है। तो इतना याद रहेगा कि मुझे बताओ, एक बार रिवाइज करते, वेरिएशन में भी क्वांटिटी सप्लाइड चेंज होगा, चेंज में भी क्वांटिटी सप्लाइड चेंज होगा। वेरिएशन में क्वांटिटी सप्लाइड का चेंज होने का जो रीजन रहेगा, तो वेरिएशन में क्वांटिटी सप्लाइड का चेंज होने का रीजन ये प्राइस रहेगा, अदर फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे। और चेंजेस के केस में वहां पे क्वांटिटी सप्लाइड चेंज होने का जो रीजन रहेगा वो अदर फैक्टर रहेंगे, वहां पे आपके प्राइस कांस्टेंट रहेंगी। वेरिएशन के केस में वहां पे दो चीजें होती है, एक्सपांशन यानी कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, यानी यहाँ पे क्या होता है बोले इंक्रीज एंड डिक्रीज होगा चेंजेस के केस में। एक्सपांशन मतलब क्या, इंक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस, यानी वहां पे तुम्हारा जो सप्लाई कर्व रहेगा ये कैसे रहेगा, राइटवर्ड मूवमेंट रहेगा उसका, ठीक है, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड रहेगा, ओके। वैसे ही कॉन्ट्रैक्शन के केस में डाउनवर्ड मूवमेंट, राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड रहेगा। फिर वहां पे देखो आगे, अगर मैं इंक्रीज इन सप्लाई की बात करूं तो इंक्रीज इन सप्लाई में वहां पे क्या होगा बोलो, इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस इन द अदर फैक्टर, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट, यानी यहाँ पे तुम्हारा शिफ्ट होगा तो फॉरवर्ड शिफ्ट, यानी डिक्रीज में केस में कैसा होगा तुम्हारा बैकवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप सभी लोगों को यहाँ पे मैंने जो भी चीजें सिखाई है बेटा आज के इस लेक्चर के अंदर, वो आप सभी लोगों को यहाँ पे समझ में आई होगी। ये जो चीजें मैं वापस बोल रहा हूँ दोस्तों, बहुत 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 इंपॉर्टेंट वहां पे क्या थी बोले, ये वहां पे मैंने आपको चीज सिखाई हुई, ठीक है। तो यस, ये वीडियो जो भी है दोस्तों आपके मैक्सिमम फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना, हुआ तो व्हाट्सएप पे स्टेटस में आपका ना जो लिंक है वो डाल देना और इंस्टाग्राम का स्टोरी डाल देना, ठीक है। चलो तो थैंक यू सो मच देन दोस्तों, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं फिर अभी कभी आप बोलो अपन अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में, ठीक है। सो दोस्तों आज का जो भी मेरा ये वीडियो होगा ना, तो इस वीडियो के अंदर वहां पे मैं आप सभी लोगों को आपके टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर 43 है उसके ऊपर देखो एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है यहाँ पे कॉस्ट कॉन्सेप्ट, तो वो आपको मैं वहां पे क्या करने वाला हूँ बोलो, पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। देखो जो भी मेरा लास्ट लेक्चर था, तो लास्ट लेक्चर में मैंने वहां पे आप सभी लोगों को वेरिएशन इन सप्लाई एंड चेंजेस इन सप्लाई वाला जो कॉन्सेप्ट था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वहां पे कॉन्सेप्ट था, वो मैंने आपको सिखाया था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी लोगों ने वो वीडियो वहां पे पक्का देख लिया होगा, ठीक है। सो देखो सबसे पहले ना कॉस्ट कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने के पहले देखो यहाँ पे उन्होंने हम लोगों को यू शुड नो में एक चीज दी हुई है, जैसे सप्लाई एंड एग्रीगेट सप्लाई करके। अभी देखो यार, जब भी अपन वहां पे सप्लाई वाले टॉपिक के बारे में बात करेंगे ना, तो हमेशा याद रखना सप्लाई मतलब ये तुम्हारा एक माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट रहेगा। और यहाँ पे अपन सप्लाई के केस में क्या करेंगे, तो जो भी एक इंडिविजुअल सेलर है, ठीक है, तो स्पेसिफिक प्राइस पे वो सेलर वहां पे मार्केट में कितने क्वांटिटी बेचने के लिए तैयार है, उसको अपन वहां पे क्या बोलेंगे बोलो, सप्लाई बोलेंगे, ठीक है। और दूसरा वहां पे अपना कॉन्सेप्ट कौन सा होता है बोलो, एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई आपका मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट रहेगा। और वहां पे कैसा होगा पता है क्या, कि एग्रीगेट सप्लाई के केस में वहां पे देखो उन्होंने क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू द मिनिमम अमाउंट ऑफ सेल प्रोसीड्स व्हिच एंटरप्रेन्योर्स एक्सेप्ट टू रिसीव, ओके, फ्रॉम द सेल ऑफ आउटपुट एट अ गिवन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतना याद रखना है दोस्तों, एग्रीगेट सप्लाई मतलब क्या, टोटल सप्लाई, ठीक है। तो ये आपका कैसा कॉन्सेप्ट रहेगा, मुझे यहाँ पे बोला आपका मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट रहेगा। एग्रीगेट सप्लाई कैसा कॉन्सेप्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक, यानी सप्लाई एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, मुझे बोले यहाँ पे आपका माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। चलो अभी अपन यहाँ पे बात करेंगे फटक करके किसके बारे में बोलो, कॉस्ट कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है। अभी देखो दोस्तों, जो भी वहां पे प्रोड्यूसर या एंटरप्रेन्योर होता है ना, तो वो वहां पे क्या करता है बोलो, ऑब्वियसली प्रोडक्शन की एक्टिविटी वहां पे वो इनकर करेगा, ठीक है। अभी इतना याद रखना दोस्तों कि जब भी वहां पे कोई भी प्रोड्यूसर प्रोडक्शन की एक्टिविटी करता है, तो वो टाइम पे वहां पे उसको क्या करना पड़ता है बोलो, अलग अलग चीजों के लिए वहां पे उसको खर्चा करना पड़ता है, ओके।
जैसे फॉर एग्जांपल देखो दोस्तों, उसको वहां पे सबसे पहले जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं, रॉ मटेरियल मतलब क्या बोलो, प्रोडक्शन करने के लिए वहां पे हमको जो भी चीजें लगती है उसको वहां पे अपन क्या बोलेंगे, बोलो रॉ मटेरियल बोलेंगे। तो वहां पे उसको रॉ मटेरियल के लिए पैसा लगेगा, साथ साथ में उसको जो भी लेबर वगैरह रहेंगे, राइट, जो लेबर काम करेंगे उसके यहाँ पे प्रोडक्शन एक्टिविटी में, उसके लिए पैसा लगेगा, उसको कैपिटल लगेगा, ठीक है। तो इतना याद रखना दोस्तों कि जो प्रोड्यूसर होता है ना, तो उसको ये सारे जो इनपुट्स है, ये सारी जो चीजें, उसके लिए वहां पे उसको क्या करना पड़ता है, बोलो कुछ पेमेंट को वहां पे उसको इनकर करना पड़ता है, कुछ वहां पे उसको खर्चा करना पड़ता है, ठीक है। और यही जो एक्सपेंडिचर होता है ना दोस्तों, इसको ही अपन वहां पे क्या बोलते हैं, बोलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। यही चीजों को वहां पे अपन क्या बोलेंगे, बोलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। अभी देखो उन्होंने वहां पे क्या दिया है, तो ऑब्वियस है दोस्तों कि मान लो फॉर एग्जांपल अगर कोई भी प्रोड्यूसर अगर ज्यादा क्वांटिटी में अगर प्रोडक्शन कर रहा है, अगर उसको ज्यादा अगर आउटपुट चाहिए, तो वहां पे उसका खर्चा भी कैसा आएगा, बोलो ज्यादा आएगा। क्योंकि सीधी बात है ना, अगर मान लो वहां पे आप लोगों को अगर ज्यादा आउटपुट चाहिए, तो वो केस में वहां पे आप सभी लोगों को जो उसके अंदर इनपुट लगाना पड़ेगा, वो भी आपको कैसे लगाना पड़ेगा, बोलो ज्यादा इनपुट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना दोस्तों कि वो जब भी आपको अगर आउटपुट ज्यादा चाहिए, तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो रहेगा, ओके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी वहां पे आपका ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जो आपके कॉस्ट होते हैं ना दोस्तों, ये कॉस्ट के है ना, वहां पे बेसिकली 3 टाइप होते हैं। कॉस्ट के कितने टाइप होते हैं, मुझे बोलो 3 टाइप होते हैं, ठीक है। पहले वाला यहाँ पे जो आपका कॉस्ट रहता है ना, उसको अपन यहाँ पे बोलते हैं दोस्तों टोटल कॉस्ट। क्या बोलते हैं, बोलो टोटल कॉस्ट बोलेंगे। सेकेंड जो कॉस्ट रहता है ना, उसको अपन वहां पे बोलते हैं दोस्तों एवरेज कॉस्ट। कौन सा बोलते हैं, बोलो एवरेज कॉस्ट बोलते हैं। और तीसरा जो कॉस्ट रहता है दोस्तों, उसको अपन वहां पे बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। ऐसे 3 कॉस्ट के बारे में यहाँ पे अपन देखने वाले, ओके। अभी सबसे पहले देखो दोस्तों, उन्होंने वहां पे हमको दिया टोटल कॉस्ट के बारे में, ठीक है। अभी ध्यान देना, तो देखो यार, अगर अपन वहां पे कोई भी खर्चे की बात करते हैं दोस्तों, तो वहां पे ना अपने बेसिकली 2 प्रकार के खर्चे हो सकते हैं। पहला जो वहां पे अपना कॉस्ट हो सकता है दोस्तों, वो अपना हो सकता है वहां पे कौन सा, मुझे बोलो फिक्स्ड कॉस्ट। कौन सा हो सकता है, मुझे बोलो फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा। और सेकंड जो अपना रहता है दोस्तों, वो आपका रहेगा वहां पे कौन सा, मुझे बोलो वेरिएबल कॉस्ट। सेकंड कौन सा रहता है, मुझे यहाँ पे बोलो वेरिएबल कॉस्ट। ऐसे वहां पे आपके 2 कॉस्ट रहते हैं, ठीक है। तो देखो फिक्स कॉस्ट जो रहेगा ना, तो फिक्स कॉस्ट मतलब क्या दोस्तों, कि आपका वो एक्सपेंडिचर फिक्स्ड रहेगा। मतलब आप वहां पे प्रोडक्शन करो या प्रोडक्शन मत करो, आप वहां पे बिजनेस को चलाओ या नहीं चलाओ, फिर भी वहां पे आप सभी लोगों को इसका जो पैसा है या इसका जो खर्चा है, वो आप लोगों को वहां पे क्या करना पड़ेगा, बोलो इनकर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं आपका इसका एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को आप पे देना चाहूँ, तो देखो आप पे फैक्ट्री का रेंट हो गया मान लो, ठीक है, ये समझ में आया। या मान लो आपके यहाँ पे जो भी लेबर्स है, अगर वो आप पे सैलरीड लेबर्स रहेंगे, तो उनका जो भी खर्चा है वो आपको आप पे फिक्स देना पड़ेगा। मान लो कि आपके जो भी प्रोडक्ट्स है, उसका इंश्योरेंस वगैरह है, ये आपका सारा क्या रहता है, बोलो फिक्स्ड एक्सपेंडिचर रहता है, ठीक है, फिक्स कॉस्ट रहेगा। और वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या दोस्तों, वेरिएबल कॉस्ट मतलब ऐसा कॉस्ट जो आपके वहां पे प्रोडक्शन के साथ साथ क्या होगा, बोले यहाँ पे चेंज होगा, वेरी होगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि देखो जो रॉ मटेरियल है, समझो बराबर है ना, जो प्रोडक्शन के लिए लगता है, वो आपका क्या होगा, बोलो, तो आप वहां पे जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ज्यादा वहां पे आपको रॉ मटेरियल लगेगा। तो ये जो भी वहां पे आपका कॉस्ट है ना, इसको अपन वहां पे कौन सा कॉस्ट बोलेंगे, बोलो वेरिएबल कॉस्ट बोलेंगे, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट कैसे होता है, तो आपका प्रोडक्शन अगर बढ़ जाता है, तो वो केस में आपका कॉस्ट भी यहाँ पे क्या होगा, बढ़ेगा। और प्रोडक्शन अगर यहाँ पे आपका कम हो जाता है दोस्तों, तो आपका कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, बोलो कम हो जाएगा, ठीक है। बट फिक्स कॉस्ट का प्रोडक्शन के साथ कोई लेना देना है क्या, मुझे बोलो नहीं, फिक्स कॉस्ट का प्रोडक्शन के साथ वहां पे कोई भी लेना देना नहीं होता है। इतना याद रहेगा क्या, मुझे बताओ, सब लोग जल्दी से बोलो, ये आप लोगों को समझ में आया क्या, ठीक है। तो अभी देखो दोस्तों, अगर मैं वहां पे आप सभी लोगों को अगर टोटल कॉस्ट बताऊं ना, तो टोटल कॉस्ट मतलब देखो उन्होंने क्या बोला है, टोटल कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द फर्म। जो फर्म ने वहां पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पता है ना आपको, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो लैंड के ऊपर अपन क्या देते, बोलो रेंट देते, जो फिक्स्ड रहता है। लेबर को क्या देते, बोलो वेजेस देता है, ये फिक्स्ड हो सकता है, फ्लक्चुएटिंग भी हो सकता है। कैपिटल के ऊपर अपन क्या करते, बोलो इंटरेस्ट देते हैं। एंटरप्रेन्योर को क्या करते, बोलो प्रॉफिट में शेयर देते, यस और नो। तो ये जो भी खर्चा है ना दोस्तों, इसको अपन वहां पे क्या बोलेंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर किया हुआ खर्चा, ठीक है। तो अभी देखो टोटल कॉस्ट में मैंने आपको जैसे बोला कि वहां पे अपने 2 रहेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला याद रखना, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मतलब क्या, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो देखो उन्होंने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में यहाँ पे हमको बोला है, तो देखो क्या बोल रहा है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आर दोज एक्सपेंस ऑफ प्रोडक्शन विच इनकर्ड ऑन द फिक्स्ड फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर मतलब क्या, जैसे मैंने आपको बोला ना, लैंड हो गया, ओके,
मशीनरीज हो गया, कोई अगर आप मान लो अपन एसेट्स को अगर परचेस कर रहे हैं, तो अगर अपन ने कोई चीज अगर मान लो रेंट पे लिया, ठीक है, तो ये सारा वहां पे क्या हो जाएगा बोलो आपका फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा। ओके, और सेकंड वेरिएबल, वेरिएबल मतलब क्या दोस्तों, जो वेरिएबल फैक्टर्स के ऊपर किया हुआ खर्च है, जैसे मैंने बोला ना लेबर, ओके, रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल, ठीक है ना, तो ये सारे वहां पे क्या होंगे बोलो आपके वेरिएबल होंगे। अगर आप वहां पे प्रोडक्शन करोगे तो आपको ये खर्चा आएगा, अगर आप वहां पे प्रोडक्शन नहीं करोगे तो आपको वहां पे खर्चा नहीं आएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट उन्होंने वहां पे हम लोगों को दिया दोस्तों एवरेज कॉस्ट। देखो क्या बोल रहा है, तो एवरेज कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। अभी देखो इसको कैसे निकालते ध्यान देना। मान लो दोस्तों वहां पे आपका टोटल कॉस्ट है 2 लाख रुपीज, कितना है मुझे बोलो 2 लाख रुपीज वहां पे आपका टोटल कॉस्ट हो गया। ठीक है, और मान लो वहां पे आपने टोटल है ना क्वांटिटी जो प्रोड्यूस किया ना दोस्तों, तो वहां पे आपने क्वांटिटी को प्रोड्यूस किया, मान लो फॉर एग्जांपल 20,000 क्वांटिटी, कितना किया बोलो 20,000 क्वांटिटी वहां पे आपने प्रोडक्शन किया। ठीक है, तो अभी मेरे को यहाँ पे एवरेज कॉस्ट कैसे मिलेगा बताओ, तो टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी, समझा क्या, टोटल कॉस्ट कितना 2 लाख, टोटल क्वांटिटी कितना 20,000, तो यहाँ पे मेरा एवरेज कॉस्ट कितना आएगा बोलो ₹10 पर यूनिट। कैसा आएगा, ₹10 पर यूनिट यहाँ पे आ जाएगा। तो एवरेज कॉस्ट कैसे निकालने का, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी, याद रहेगा क्या मुझे बोलो। ठीक है, और देखो नेक्स्ट वाला यहाँ पे अपना होता है दोस्तों कौन सा बोलो, मार्जिनल कॉस्ट। क्या दिया देखो, तो मार्जिनल कॉस्ट इज द नेट एडिशन मेड टू द टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग 1 मोर यूनिट। मतलब क्या समझो, ध्यान देना। देखो दोस्तों फॉर एग्जांपल है ना, मान लो मैं वहां पे क्या करता हूँ बोलो, वड़ा पाव का प्रोडक्शन करता हूँ 2 मिनट के लिए, समझ लो। ठीक है, अभी मान लो मैंने वहां पे जब 100 वड़ा पाव बनाए ना, तो उसके लिए वहां पे मुझे खर्चा है मान लो फॉर एग्जांपल 1500 रुपए। कितना आया बोलो 1500 आया। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पे बोलूं क्या रे, 1500 इज नथिंग बट द टोटल कॉस्ट ऑफ 100 वड़ा पाव। यस और नो मुझे बोलो, एकदम सही बोला। आणि मान लो मैं जब 101st वड़ा पाव बनाया ना मैंने, ठीक है, मतलब मान लो कि मैं जब एक वड़ा पाव ज्यादा बना रहा हूँ, जैसे 100 से अगर मैं यहाँ पे 101 कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा टोटल कॉस्ट आ रहा है मान लो 1515 रुपया। ठीक है ना, समझा मैंने आपको क्या बोला, एट द 101 वड़ा पाव, समझा क्या। तो मुझे एक बात बोलो कि एक वड़ा पाव का यहाँ पे प्रोडक्शन करने की वजह से मेरा टोटल कॉस्ट कितने से बढ़ा मुझे बताओ। जैसे देखो ना, जब मैं वहां पे 100 वड़ा पाव का प्रोडक्शन कर रहा था, वो टाइम पे वहां पे मुझे टोटल कॉस्ट सिर्फ 1500 आ रहा था। अभी मैंने जब एक एडिशनल वड़ा पाव बनाया तो मेरा टोटल कॉस्ट 1515 हो गया। मतलब एक वड़ा पाव का प्रोडक्शन बढ़ाने की वजह से मेरा कॉस्ट वहां पे 15 रुपए से बढ़ गया। यस और नो मुझे बताओ। तो हमेशा याद रखना दोस्तों, मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या, तो इट इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन 2 टोटल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या, 2 टोटल कॉस्ट का जो डिफरेंस होता है उसको अपन वहां पे क्या बोलते बोलो, मार्जिनल। मार्जिनल मतलब वही होता है एडिशनल। मार्जिनल मतलब क्या, एडिशनल। तो एडिशनल प्रोडक्शन करने की वजह से आपको वहां पे एडिशनल कितना कॉस्ट इनकर हो रहा है, उसको अपन वहां पे क्या बोलेंगे बोलो, मार्जिनल कॉस्ट बोलेंगे। बोलो समझा क्या नहीं समझा, पक्का क्लियर है क्या सब लोग, मुझे एक बार बता देना। ठीक है, सो देखो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे अपना आज कौन सा कॉन्सेप्ट अपन ने देखा बोले, यहाँ पे कॉस्ट कॉन्सेप्ट देखा। अभी देखो इसके अंदर अपना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा है जिसको अपन क्या बोलेंगे, रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। तो ये रेवेन्यू कॉन्सेप्ट भी अभी अपन क्या करते चाहिए तो देख लेते। ठीक है, मतलब अपना ये चैप्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट वीडियो में वहां पे मेरा जो एक्सरसाइज वाला पार्ट रहेगा वो आपको मैं वहां पे सिखा दूंगा। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है अभी रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। द टर्म रेवेन्यू रेफर्स टू द रिसीट ऑब्टेन बाय अ फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ सर्टेन क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी एट द गिवन प्राइस। मतलब क्या समझो, देखो दोस्तों फॉर एग्जांपल मैंने वहां पे क्या किया कि मान लो मैंने एक साल के अंदर है ना वहां पे 50,000 क्वांटिटीज बेचा। कितने क्वांटिटी बेचे, मान लो गुड्स के मैंने 50,000 वहां पे क्वांटिटी बेचा। आणि मान लो फॉर एग्जांपल एक जो क्वांटिटी है ना उसका कीमत है मान लो फॉर एग्जांपल वहां पे कितना बोलो 1000। कितना है बोलो 1000। ठीक है, तो मुझे एक बात बोलो, मतलब यहाँ पे मुझे टोटल मिला के कितना पैसा आया होगा, तो यहाँ पे मुझे टोटल मिला के 50,000 इंटू 1000 रुपीज मुझे मिला होगा। यस और नो, मतलब यहाँ पे मुझे टोटल कितना मिला बोलो 5 करोड़ रुपया मिला। समझा क्या। तो जितना भी अमाउंट पैसा या जितना भी देखो जितने भी अमाउंट का गुड्स मैंने वहां पे बेचा और वो बेचने के बाद जितना भी पैसा मुझे वहां पे रिसीव हुआ, तो वो वाले जो रिसीव मुझे हुआ है उसको अपन वहां पे बोलेंगे रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। इसको अपन वहां पे क्या बोल सकते हैं बोलो, टोटल रेवेन्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, अभी देखा ध्यान देना, तो जो भी आपका रेवेन्यू होता है ना बेटा, इसके अंदर भी वहां पे अपने कितने टाइप होते हैं बोलो, 3 टाइप होते हैं। पहला अपना होता है वहां पे टोटल रेवेन्यू। ओके, जो अपन ने जैसे कॉस्ट में देखा था ना वैसा ही है। रेवेन्यू में भी यहाँ पे पहला कौन सा आता है आपका टोटल रेवेन्यू, दूसरा वहां पे आपका आता है एवरेज रेवेन्यू और तीसरा वहां पे आपका आता है मार्जिनल रेवेन्यू। ऐसे कितनी चीजें होती है बोलो, 3 चीजें। ठीक है, अभी देखो टोटल रेवेन्यू मतलब क्या दोस्तों, कि कोई भी जो फर्म होता है ओके, या कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है,
तो वहां पे जैसे फॉर एग्जांपल वो जब भी वहां पे किसी भी क्वांटिटी को अगर सेल करेगा बरोबर, तो उसको पैसा मिलेगा कि नहीं, बोल 100% मिलेगा। तो मान लो फॉर एग्जांपल एक फर्म है दोस्तों जिसने वहां पे 50,000 यूनिट को बेचा बाय ₹1000 पर यूनिट, ठीक है। तो अपन टोटल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, देखो कि प्राइस इंटू क्वांटिटी सोल्ड, आपने वहां पे कितना क्वांटिटी बेचा और कितने में बेचा, ये दोनों का अगर मैं वहां पे मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा तो वहां पे मुझे क्या मिलेगा, बोलो टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट समझा क्या आपको, ठीक है। दूसरा होगा अपना एवरेज रेवेन्यू। एवरेज मतलब कि जैसे देखो ना, मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे को यहाँ पे टोटल रेवेन्यू हुआ मान लो 5 करोड़ रुपए, ठीक है, समझा। यानी मान लो इसके लिए मैंने यहाँ पे कितने क्वांटिटी बेचे, तो मैंने मान लो 50,000 क्वांटिटी बेचे, यस और नो। तो यहाँ पे मुझे एक क्वांटिटी के लिए कितना खर्चा आया मुझे बताओ। तो एक क्वांटिटी के लिए यहाँ पे जैसे देखो, सुनो मेरी बात, इतना याद रखना दोस्तों, एवरेज रेवेन्यू मतलब क्या रहता है, आपका टोटल रेवेन्यू अपन टोटल क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है ना। तो टोटल रेवेन्यू 5 करोड़ है, टोटल क्वांटिटी सोल्ड 50,000 है, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू मतलब क्या, पर क्वांटिटी मुझे वहां पे कितना रेवेन्यू मिला। एवरेज रेवेन्यू मतलब क्या, पर क्वांटिटी वहां पे मुझे कितना रेवेन्यू मिल चुका है। तो यहाँ पे कितना आएगा, बोलो 1000 आएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना एवरेज रेवेन्यू मतलब क्या, टोटल रेवेन्यू अपॉन टोटल क्वांटिटी, क्या आएगा, बोलो टोटल रेवेन्यू अपॉन टोटल क्वांटिटी वहां पे आ जाएगा, ठीक है। और देखो नेक्स्ट उन्होंने वहां पे हमको दिया दोस्तों मार्जिनल रेवेन्यू, मतलब क्या समझो, जैसे फॉर एग्जांपल देखो दोस्तों, मान लो मैंने ये महीने में ना 1000 यूनिट बेचे थे, इसके जगह यहाँ पे मुझे कितना पैसा है, मान लो 1 लाख रुपया मुझे मिल गया, ठीक है। अभी जब मैंने 1001st क्वांटिटी बेचा ना, तो इसका मुझे टोटल रेवेन्यू वहां पे मुझे मिला फॉर एग्जांपल 1,05,000 रुपीज में बोलता हूँ, यहाँ पे कितना बोलता हूँ, बोलो 1 लाख, यहाँ पे कितना बोलता हूँ दोस्तों में 500 रुपीज यहाँ पे मुझे मिल गया, ठीक है। तो मुझे एक बात बोलो, यहाँ पे मैंने एक एडिशनल यूनिट का सेल करने की वजह से, प्लीज अच्छे से ध्यान देना, यहाँ पे मैंने एक एडिशनल यूनिट का सेल जब किया दोस्तों, तो एडिशनल यूनिट का सेल करने की वजह से वहां पे मेरा रेवेन्यू कितने से बढ़ा मुझे बताओ। तो यहाँ पे मेरा रेवेन्यू 500 से बढ़ा, यस और नो मुझे बोलो। तो यही जो 500 रहेगा ना बेटा, इसको मैं वहां पे क्या बोलूंगा, मार्जिनल रेवेन्यू बोलूंगा। याद रखना दोस्तों, मार्जिनल मतलब क्या, एडिशनल, ठीक है। तो याद रखना एडिशनल क्वांटिटी, जैसे मैंने वहां पे पहले 1000 क्वांटिटी बेची थी, तो वहां पे मुझे 1 लाख रुपया मिला था। अभी मैंने 1001st क्वांटिटी बेची, तो वहां पे मुझे 1,05,000 रुपया मिल रहा है। तो मतलब एक क्वांटिटी का ज्यादा सेल करने की वजह से यहाँ पे मुझे 500 रुपया ज्यादा मिल रहा है, यस और नो मुझे बताओ। और यही जो मेरा 500 रुपया है ना बेटा, इसको वहां पे अपन क्या बोलते हैं, बोलो मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं। इसको अपन वहां पे क्या बोलते हैं, बोलो मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं। याद रहेगा, एकदम सिंपल टॉपिक है दोस्तों, इसमें कुछ इतना बड़ा डिफिकल्ट कुछ है नहीं, ठीक है। तो देखो दोस्तों, इसी तरीके से वहां पे अभी क्या हो जाता है, आपका जो 4th वाला चैप्टर है उसका जो कंटेंट है वो आपका वहां पे कंप्लीट हो जाता है। जो इसका एक्सरसाइज है बेटा, वो आप लोगों को मैं सॉल्व करवा के दे दूंगा, उसका टेंशन मत लो, ठीक है। सो आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को जो भी मैंने अभी तक सिखाया वो आप लोगों को पक्का समझ में आ गया होगा। तो मैं वापस बोलूंगा दोस्तों कि जितना भी यहाँ पे मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, वीडियो को देख के वो टॉपिक को वहाँ पे बस एक बार रीड कर लेना, तो आपको वहाँ पे सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो यस दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को पक्का लाइक करना, आपके सारे फ्रेंड्स तक वीडियो को वहाँ पे जरूर शेयर कर देना, ठीक है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को आपके टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर 44 है और जो चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है सप्लाई एनालिसिस, तो उसका जो एक्सरसाइज है ना दोस्तों, वो आपको मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सॉल्व करके दे दूंगा, ठीक है। तो प्लीज अच्छे से ध्यान देना, और आप सभी लोग भी अगर हो सके तो मेरे साथ साथ इसको यहाँ पे सॉल्व करके ले लेना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया उन्होंने, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट करके उन्होंने यहाँ पे हमको दिया हुआ है। देखो पहले उन्होंने यहाँ पे हमको दिया दोस्तों, व्हेन द सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग इट्स स्लोप इज। तो देखो हमेशा याद रखना दोस्तों, अगर सप्लाई कर्व, जैसे आप सभी लोगों को पता है कि सप्लाई कर्व हमेशा ऐसा रहता है दोस्तों, तो अगर अपवर्ड स्लोपिंग रहेगा तो यहाँ पे कैसा है, बोलो ये पॉजिटिव है। सप्लाई कर्व ये केस में वहां पे कैसा रहेगा, बोलो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। हमेशा याद रखना दोस्तों, जो भी प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड होता है दोनों का रिलेशनशिप पॉजिटिव रहेगा, इसलिए वहां पे हमेशा याद रखना, अगर सप्लाई कर्व अगर तुम्हारा ऐसा ऐसे वाला है ना अपवर्ड स्लोपिंग, तो ये तुम्हारा पॉजिटिव है, ठीक है। डन। नेक्स्ट, एन अपवर्ड मूवमेंट। अभी देखो हमेशा याद रखना, मैंने आपको वहां पे ना 2 लेक्चर पहले ये कॉन्सेप्ट सिखाया था कि बाबा वहां पे ना जब मूवमेंट ये वर्ड आता है ना, तो ये वहां पे आपका वेरिएशन इन सप्लाई वाला टाइप है। कौन सा टाइप है मुझे बोलो, वेरिएशन इन सप्लाई वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर का एक टाइप है। तो मैंने वहां पे आपको बोला था कि वेरिएशन इन सप्लाई में वहां पे 2 चीजें होती है, एक्सपांशन यानी कॉन्ट्रैक्शन, और जब भी वहां पे आपका अपवर्ड मूवमेंट होगा ना सप्लाई कर्व में, तो ये केस को अपन यहाँ पे क्या बोलते बोलो, एक्सपांशन ऑफ सप्लाई बोलते। कौन सा बोलते बोलो, एक्सपांशन। हमेशा याद रखना, मूवमेंट मतलब एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन। अगर अपवर्ड मूवमेंट रहेगा तो एक्सपांशन, डाउनवर्ड मूवमेंट रहेगा तो कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है।
आगे शिफ्ट, देखो आगे उन्होंने क्या बोला है, राइटवर्ड शिफ्ट। शिफ्ट मतलब क्या, मुझे यहाँ पे बोलो चेंजेस इन सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। समझा मैंने क्या बोला? देखो जैसे ये आपका मान लो ग्राफ है, ये आपका मान लो यहाँ पे सप्लाई कर्व है और यहाँ पे सप्लाई कर्व आपका राइटवर्ड है, मतलब आगे जा रहा है, ठीक है। तो इसको अपन यहाँ पे बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। मैं वापस बोल रहा हूँ, आप सभी लोगों को वेरिएशन इन सप्लाई एंड चेंजेस इन सप्लाई वाला जो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो आप लोगों को वहाँ पे देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर ये सारी चीजें वहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। चलो आगे देखो क्या बोल रहा है, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट व्हेन द लेस क्वांटिटी सप्लाइड ओनली ड्यू टू फॉल इन द प्राइस इट शोज। अभी हमेशा याद रखना, देखो दोस्तों मैंने आपको वहाँ पे एक वेरिएशन इन सप्लाई करके कॉन्सेप्ट सिखाया था, और वहां पे अपन ने देखा था दोस्तों कि वेरिएशन इन सप्लाई में वहां पे क्या होता है, तो तुम्हारा जो क्वांटिटी सप्लाइड जो होगा वो चेंज होगा, और क्वांटिटी सप्लाइड में आने वाला जो चेंज रहेगा वो आपके प्राइस के चेंज की वजह से होगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना दोस्तों कि प्राइस के कम होने की वजह से अगर क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रहा है तो इसको अपन वहां पे बोलते हैं दोस्तों, इसको अपन वहां पे बोलते हैं एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। क्या बोलेंगे, देखो क्वांटिटी सप्लाइड का बढ़ना ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस, ठीक है, उसको अपन वहां पे बोलेंगे एक्सपांशन ऑफ सप्लाई, ठीक है। इसको मार्क करके रखना। आगे नेट एडिशन मेड टू द टोटल रेवेन्यू बाय सेलिंग एक्स्ट्रा यूनिट, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों पहली बात तो यहाँ पे वो एडिशनल बोल रहा है, मतलब मार्जिनल वाला कॉन्सेप्ट है, समझा। दूसरा टोटल रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू की बात कर रहा है यहाँ पे, मतलब एक यूनिट ज्यादा बेचने की वजह से वहां पे आपको जो भी एडिशनल रेवेन्यू मिलता है, ठीक है, तो इसको अपन वहां पे बोलते हैं दोस्तों मार्जिनल रेवेन्यू। हमेशा याद रखना, एडिशनल यूनिट के बेचने की वजह से जो हमको एडिशनल रेवेन्यू आता है उसको अपन वहां पे मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, कंप्लीट द कोरिलेशन, ठीक है। तो देखा एक्सपांशन ऑफ सप्लाई प्राइस के बढ़ने की वजह से होगा, तो कॉन्ट्रैक्शन किसके वजह से होगा, बोलो प्राइस के फॉल होने की वजह से। लिख के रखना, प्राइस फॉल्स की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट टोटल रेवेन्यू, ये कैसे आता है मुझे बोलो, प्राइस इनटू क्वांटिटी, बरोबर ना, समझ में आ रहा है ना मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। टोटल रेवेन्यू वहां पे कैसे आएगा, बोलो प्राइस इनटू क्वांटिटी। आपने वहां पे कितने क्वांटिटी बेचे और एक क्वांटिटी वहां पे आपने कितने में बेचा, ठीक है, इससे वहां पे आपको क्या मिलेगा, बोलो टोटल रेवेन्यू वहां पे मिल जाएगा। आगे टोटल कॉस्ट टीएफसी प्लस टीवीसी, तो एवरेज कॉस्ट तो वहां पे लिख के रखना, ये कैसे आएगा आपका, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी, ठीक है। जितनी भी चीजें देखो ये आपको ऑलरेडी मैंने मेरे वीडियोस के अंदर बोला हुआ है, जो भी स्टूडेंट्स ने ये वीडियोस नहीं देखे होंगे पहले दोस्तों, तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है प्लीज वो सारे वीडियोस देख लेना। ये एक्सरसाइज है, बहुत आसान है, ठीक है, फिर आपको ये बहुत आसान लगने लगेगा, ओके। नेक्स्ट देखो क्या दिया, डिमांड कर्व, ये कैसा रहता है बोलो, वहां पे हमेशा डिमांड कर्व अगर आप देखोगे दोस्तों तो लेफ्ट टू राइट देखो ना, ये कुछ इस तरीके से, ये आपका मान लो ग्राफ है, और डिमांड कर्व आपका हमेशा कैसे रहता है बोलो, ऐसे डाउनवर्ड स्लोप रहता है, ठीक है। तो ये आपका हमेशा कैसे रहेगा बोलो, डाउनवर्ड रहता है डिमांड करनी, सप्लाई इसके उल्टा रहता है, ये अपवर्ड रहता है, समझा ना मैंने क्या बोला। ऐसा ऐसा क्यों होता है रे, क्योंकि डिमांड के केस में प्राइस यानी क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशनशिप है इनवर्स रहता है, इसलिए क्या रहेगा बोलो, डाउनवर्ड रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया यहाँ पे, डैश डैश इज चेंज इन सप्लाई, अदर फैक्टर कांस्टेंट वेरिएशन इन सप्लाई। अच्छा मतलब वो क्या बोल रहा है, चेंज इन सप्लाई के केस में वहां पे क्या कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ पे आपका प्राइस कांस्टेंट रहता है, ठीक है। हमेशा याद रखना दोस्तों, चेंजेस इन सप्लाई के केस में वहां पे क्या होता है, तो क्वांटिटी सप्लाइड में जो चेंज आता है वो अदर फैक्टर के चेंज होने की वजह से होता है, इसलिए वहां पे आपका प्राइस क्या रहेगा बोलो, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इकोनॉमिक टर्म, अब यहाँ पे हमको बोलना है, तो कॉस्ट इनकर्ड ऑन द फिक्स्ड फैक्टर, तो फिक्स्ड फैक्टर के ऊपर अपन जो खर्चा करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला लैंड वगैरह, ठीक है, तो इसको अपन वहां पे क्या बोलते हैं बोलो, फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। लिख के रखना, फिक्स्ड फैक्टर के ऊपर किया हुआ खर्चा क्या रहेगा बोलो, अपना फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट कॉस्ट इनकर्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट, मतलब क्या दोस्तों कि देखो एक यूनिट का कितना कीमत है, एक यूनिट का कितना कॉस्ट है, ठीक है, तो इसको अपन वहां पे बोलेंगे एवरेज कॉस्ट। क्या बोलेंगे बोलो, एवरेज कॉस्ट। ये कैसे आता है, तो यहाँ पर निकाल देते टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेट एडिशन मेड टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब क्या, एक प्रोडक्शन अगर आपने बढ़ाया तो उसके वजह से वहां पे आपका कॉस्ट क्या हो रहा है बोलो, बढ़ रहा है, तो इसको अपन वहां पे क्या बोलते बोलो, मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। अपन ने देखा था नहीं, राइट, एडिशनल ये वर्ड आया दोस्तों, तो समझने का मार्जिनल है, एडिशनल मतलब क्या, मार्जिनल याद रखने का, ठीक है। नेक्स्ट रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, ठीक है, मतलब आपने वहां पे जो भी आउटपुट सेल किया है उसका पर यूनिट मतलब याद रखना एवरेज रेवेन्यू, पर यूनिट मतलब यहाँ पे क्या याद रखना है आपको, एवरेज रेवेन्यू याद रखना है, ठीक है।
अभी देखो नेक्स्ट उन्होंने डिफरेंसेस ये तो स्टॉक एंड सप्लाई, एक्सपेंशन, इंक्रीज, कॉन्ट्रैक्शन, ये आपको डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में से मिल जाएगा, ठीक है। ये आपके डायरेक्टली टेक्स्ट बुक वाले कॉन्सेप्ट है। सिर्फ इतना याद रखना कि आप लोगों को वहां पे जो भी डिफरेंसेस आते हैं ना, वो आपको 3 मार्क के लिए एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो एटलीस्ट 3 से 4 पॉइंट वहां पे आपको लिखना है, वो आप लोगों को क्या करना है बोलो, याद रखना है, ठीक है। चलो चाहिए तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, आप सभी लोगों को जितने भी चैप्टर्स है ना, उसमें जितने भी डिफरेंसेस है, उसका एक अलग से वहां पे आप लोगों के लिए मैं वीडियो का एक सीरीज लेके आऊंगा, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट देखो उन्होंने क्या बोले, ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग, ठीक है। तो देखो 10 रुपए के टाइम पे 200 सप्लाई है, तो 15 रुपया प्राइस होगा, तो सप्लाई भी बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे करो 250। वैसे ही 25 से 30 हो गया, तो यहाँ पे करो 400, यहाँ पे करो 450, यहाँ पे लिखो 500। रूल एक ही याद रखना है दोस्तों, जैसे जैसे वहां पे आपका प्राइस बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हो जाएगा बोलो, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो अपन ने कंप्लीट कर दिया। फिर ड्रॉ द डायग्राम फ्रॉम द अबाउ सप्लाई शेड्यूल, ठीक है बाबा। तो हम लोगों को यहाँ पे डायग्राम निकालना है, मतलब क्या निकालना है, सप्लाई का कर्व निकालना है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे मैं इधर ही निकाल के बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये मान लो आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। आपका एक्स एक्सिस पे हमेशा क्वांटिटी सप्लाइड रहता है दोस्तों, यहाँ पे आपका क्या आएगा बोलो, क्वांटिटी सप्लाइड, और वाई पे यहाँ पे आपका क्या आएगा बोलो, प्राइस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे करना है, देखो प्राइस 10 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 10, पहले 0, फिर ठीक है, फिर 15, फिर कितना आएगा 20, फिर कितना आएगा 25, फिर कितना आएगा 30, फिर कितना आएगा 35, ऐसे आप आगे का कर देना, ठीक है। और यहाँ पे क्वांटिटी भी देखो कितना आएगा 200, फिर कितना 250, फिर कितना 300, फिर कितना 350, फिर कितना 400, लाइकवाइज आगे का कर देना, ठीक है। अभी क्या करना है दोस्तों, जब भी 10 रुपया प्राइस है तो क्वांटिटी 10 रुपया प्राइस पे 200 है, तो यहाँ पे आएगा आपका 15 पे 250 है, तो यहाँ पे आएगा। फिर ऐसे आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है बोलो, पॉइंट्स को कनेक्ट करते जाना है, और आपका ये क्या आ जाएगा बोलो, सप्लाई कर वहां पे आ जाएगा। समझा मैंने आपको क्या बोला, यस और नो मुझे बताओ, ठीक है। तो इस तरीके से वहां पे आपको क्या करना था मुझे बोलो, क्वांटिटी मतलब ये आपको डायग्राम, या अपन वहां पे बोल सकते हैं सप्लाई कर वहां पे आपको ड्रॉ करना था, ठीक है। नेक्स्ट रिलेशनशिप प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। अभी आप ही देखो ना, मुझे बोलो कि वहां पे जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ रहा है, देखो ना जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपका क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हो रहा है बोलो, बढ़ रहा है। तो देयर इज द पॉजिटिव रिलेशनशिप, वहां पे आप लिख देना, ठीक है। देयर इज द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, ओके। नेक्स्ट देखो उन्होंने क्या बोला है अभी, अच्छा अभी यहाँ पे हमको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ठीक है। तो देखो ना यहाँ पे x + 20 + 45, तो 100 माइनस क्या करो आप 20 80, फिर ये काम करो 100 में से ना ये 65 माइनस कर दो, तो यहाँ पे आपका कितना आएगा बोलो, 35 आएगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स है, नॉर्मल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो अभी इसका टोटल लेना है आपको, मार्केट सप्लाई मतलब टोटल सप्लाई बाय द ऑल द सेलर्स इन द मार्केट, ठीक है ना। तो कैसे करना है, 37 + 30 67, 67 + 45, ठीक है। 67 + 45 यहाँ पे मेरा आएगा 112, ठीक है। नेक्स्ट देखो 135, अच्छा ये टोटल है, तो आप क्या करो 135 में से 40 यानी ये माइनस कर दो, ठीक है। 135 - 40 - 55, यहाँ पे मेरा कितना आएगा बोलो, 40 आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे करना है 154 माइनस ये 44 - 50, 154 - 44 - 50, ये मेरा यहाँ पे कितना आएगा बोलो, 60 आ जाएगा। टाइम पास चीज थी, कुछ नहीं था उसमें, ठीक है। आप लोगों को बस ये जो टेबल है आपको यहाँ पे पूरा करना था। यहाँ पे क्या है, ड्रॉ द मार्केट सप्लाई कर फ्रॉम द शेड्यूल एंड एक्सप्लेन इट, ठीक है। अभी देखो मार्केट सप्लाई कर यहाँ पे हमको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अभी कैसे करेंगे ध्यान देना दोस्तों, जैसे देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्या करता हूँ बोलो, ड्रॉ करके बता देता हूँ, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे कैसे करना है, देखो ये आपका वहां पे मान लो क्या है, वाई एक्सिस है, आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। अभी आप सभी लोगों को पता है एक्स पे हमेशा क्या रहेगा, क्वांटिटी, तो सप्लाई वाला कर रहे इसलिए क्वांटिटी सप्लाइड, वाई पे रहेगा यहाँ पे क्या बोला आपका प्राइस, ठीक है। अभी देखो मार्केट के केस में आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, मार्केट के केस में वहां पे आप सभी लोगों को है ना, जो भी आपका ये इंडिविजुअल वाली चीज है ना ABC की, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं रेड पेन से करता हूँ, मतलब आपको ध्यान में आएगा। तो ये ABC वाली जो चीज है ना बेटा, इसको आपको यहाँ पे क्या करना होता है, इग्नोर करना होता है, ठीक है। आपको क्या करना है, प्राइस आणि मार्केट सप्लाई, प्राइस आणि मार्केट सप्लाई, ऐसे आपको वहां पे याद रखना है, ठीक है ना। तो प्राइस कितना है 1 2 3 4 लाइक वाइज है, बरोबर। तो अभी कैसे करेंगे ध्यान देना दोस्तों, तो अपन जाएंगे यहाँ पे अपने कर्व के ऊपर, प्राइस में चले जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे लिखेंगे 4, ठीक है। इतना समझा। यानी मार्केट सप्लाई में वहां पे हमेशा याद रखना दोस्तों कि आपको इंडिविजुअल से कोई मतलब नहीं है। तो आगे दिया है 100, 112, 135 यानी 154, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 100 लिखता हूँ, मान लो 120, 140, ठीक है। अपन वहां पे 20 20 का करते हैं, और 160 ऐसे वहां पे मैंने कर दिया, ठीक है ना।
अभी पहला देखो क्या बोल रहा है, जब 1 रुपया प्राइस है तो मार्केट में कितना है, देखो देखो कैसे देखना है, ध्यान देना। 1 रुपया जब प्राइस है ना बेटा, तो मार्केट में यहाँ पे सप्लाई हो रहा है 100 क्वांटिटीज का, यस और नो, 100 क्वांटिटी वहां पे आपकी सप्लाई हो रही है मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, 1 के यहाँ पे 100 मतलब इधर आएगा, बरोबर है क्या। अभी देखो जब 2 प्राइस है तो 112 क्वांटिटी सेल कर रहे हैं, तो 2 के टाइम पे 112 मतलब मान लो कि अपन थोड़ा सा यहाँ पे कर लेंगे, 2 और 112 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, समझ में। यहाँ पे मान लो 112 है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो उन्होंने क्या दिया वहां पे हम लोगों को, 3 के टाइम पे 135, ठीक है बाबा। तो जब 3 प्राइस होगा तो 135 मतलब यहाँ पे आएगा, मान लो यहाँ पे 135 आएगा, ठीक है। यानी 4 के टाइम पे मान लो वहां पे कितना दिया उन्होंने मुझे, 154 दिया है, तो 4 के टाइम पे 154, मान लो 150 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो फॉर एग्जाम्पल 154 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका कितना है बोलो, 154 आ रहा है, ओके। तो देखो यार अभी ना यहाँ पे आप लोग क्या करोगे पता है, ये जो पॉइंट्स है ना दोस्तों, ये पॉइंट्स को वहां पे आप लोग क्या कर लोगे, मुझे बोलो, कनेक्ट कर लोगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से वहां पे पॉइंट्स कनेक्ट हो जाएंगे। अभी देखो यहाँ पे मैंने ग्राफ पे नहीं ड्रॉ किया ना, इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, बट कोई नहीं, इस तरीके से वहां पे आपका क्या होगा बोलो, मार्केट सप्लाई कर वहां पे आ जाएगा, ठीक है। ये जो भी यहाँ पे अपन ये लाइन ड्रॉ की है ना बेटा, इसको ही अपन वहां पे क्या बोलते बोलो, सप्लाई कर बोलते, ठीक है। और यहाँ पे अपने क्वांटिटी सप्लाइड किसका लिए बोलो, मार्केट का लिए, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, मार्केट सप्लाई कर्व अपन इसको वहां पे बोल देंगे। कॉन्सेप्ट समझा मैंने आपको क्या बोला, यस और नो। बहुत आसान है, सिर्फ इतना हमेशा याद रखो, एक्स पे क्वांटिटी रहेगा, वाई पे प्राइस रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू, आपको टेक्स्ट बुक में से तो डायरेक्टली ये मिल जाएगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई डायरेक्ट क्वेश्चन एंड स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सप्लाई विद एक्सेप्शन, ठीक है। तो एक्सेप्शन में वहां पे याद रखना पास थे, वो देखो जैसे लेबर वाला केस था, रेयर गुड्स के केस में था, एग्रीकल्चरल गुड्स था, वो आपके वहां पे कुछ एक्सेप्शंस थे, ठीक है। तो एक काम करना दोस्तों, ये जो भी आपको एक्सरसाइज उन्होंने दिया हुआ है, अभी मैंने तो आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो आपको मैंने यहाँ पे बता दी है, ठीक है। तो आप सभी लोग अगर हो सके तो आज घर पे ये जितना भी एक्सरसाइज आपको दिया, आपको वहाँ पे एक पहले चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़ लेना, सारे वीडियोस को देख के, फिर वहाँ पे टेक्स्ट बुक का रीडिंग करके ये जो भी चीजें आप वहाँ पे टेक्स्ट बुक माय मिस्टेक नोटबुक में क्या कर लेना, मन से वहाँ पे सॉल्व करके रख लेना। समझ में आया मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ओके। हमेशा याद रखना दोस्तों, थ्योरी सब्जेक्ट में अगर आपको वहाँ पे अच्छे मार्क्स लाने तो वहाँ पे आप सभी लोगों को नोटबुक में सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलो तो थैंक यू सो मच एंड दोस्तों, इस तरीके से वहाँ पे आप सभी लोगों का जो 4th वाला चैप्टर है वो अपना वहाँ पे क्या होता है बोलो, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो यस, अगर आपको लगता है दोस्तों कि मेरे जो वीडियोस में आप लोगों को वहाँ पे दे रहा हूँ आपको इससे फायदा होता होगा, तो वीडियो को पक्का लाइक कर देना, आपके जितने भी फ्रेंड्स दोस्तों सारे फ्रेंड्स को शेयर कर देना, ठीक है। चलो तो थैंक यू सो मच देन दोस्तों, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वाले वीडियो में अपने अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय देन दोस्तों, टाटा।